फाइन स्टूडेंट। तो देखो आज भी एक स्पेशल अरेंजमेंट है। पिछले वीक भी हम लोगों ने इस तरह का अरेंजमेंट किया था। पिछले वीक हम लोगों ने एक स्टूडेंट्स को रखा था पास में, बट समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसी का नतीजा है कि आज पास में 2 कुर्सी है, क्योंकि एक साथ 2 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। और हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग एथिक्स क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखो एथिक्स यूपीएससी का 4th पेपर है मेंस का। यूपीएससी में 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। मेंस में 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, और GS4 ही तुम्हारा एथिक्स का पेपर है। ये एक ऐसा पेपर है कि जिसमें नंबर ही नहीं उठता है। तुम कितना भी पढ़ लो, तुम जाओ, तुम सुकरात को पढ़ लो, प्लेटो को पढ़ लो, या जितने भी फिलोसोफर को तुम पढ़ लो, या तुम्हारा ऑप्शनल फिलोसफी क्यों ना हो, मैं यदि अप्रोच सही नहीं है तो कभी नंबर नहीं उठेगा इसका। बात समझे? इसलिए मैंने पूरा एथिक्स क्लास को 3 भाग में डिवाइड किया है। पहला भाग क्या है, थ्योरी, जो कि बोर्ड पे पढ़ाते हैं। अभी तक लेक्चर आई थिंक 8-9 लेक्चर कवर हो चुका है, इफ़ आई एम करेक्ट। दूसरा तरीका क्या है, इनकी फर्स्ट कैटेगरी क्या हो गया, थ्योरी बोर्ड पे। दूसरा क्या है, केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है, 20 मार्क्स। तो देखो हिसाब किताब साफ है। 60 इंटू कितना हुआ बताओ, 20 इंटू 6, 120। तो 250 में 120 बिलोंग्स टू केस स्टडीज़। तो हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेटेज है केस स्टडीज़ का। समझ रहे हो ना, 120, जबकि टोटल में 120 नंबर उठता भी नहीं है, और उतना तो केवल केस स्टडीज़ का क्वेश्चन है। तो मुश्किल से भी इसमें आपको मिलेगा 8, बहुत अच्छा किए, और यदि एवरेज कर रहे हो तो 3-4 नंबर मिलेगा, और कितना मिलेगा। बात समझे स्टूडेंट? तो यस, थ्योरी पार्ट में हम लोग करेक्ट, बोर्ड पे हम लोग थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं। सेकंड क्या है, केस स्टडी। केस स्टडी भी बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत सारा वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसका प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस केवल बोर्ड पे नहीं करवाया जा सकता है, बहुत सारा चीज़ क्लास में भी करना पड़ता है। और ये जो थर्ड है, ये स्पेशल अरेंजमेंट है। इसमें कोशिश यही है कि क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मिलेगा सब स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो उसी समय आपको क्वेश्चन मिलेगा। वो तो सही तरीके से इंटरप्रेट करना है। यदि क्वेश्चन ठीक से इंटरप्रेट करोगे तभी आंसर दे पाओगे। अब क्वेश्चन में बोला गया कुछ और तुम्हारा इंटरप्रिटेशन कुछ और है, और तुम कुछ और लिख रहे हो, तो फिर नंबर भी कुछ और ही मिलेगा। इसलिए राइट इंटरप्रिटेशन, समझ गए ना, राइट इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद सही दिशा में उस चीज़ को लिखना। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि एक ही एरिया में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें बहुत सारे एरियाज़ को कवर करते हुए एथिक्स का पेपर देना चाहिए। बात समझे ना, वाइडर एस्पेक्ट में देखना चाहिए। और ये तभी विकसित होगा जब एक प्रॉपर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा। डिबेट और डिस्कशन से ही एथिक्स पेपर को बहुत अच्छे तरीके से डील किया जा सकता है, और उसी का नतीजा है कि हम लोग एक इस तरह का अरेंजमेंट किए हैं। ठीक है, तो देखो आज हम लोग पिछले वीक कितना किए थे, 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज कितना क्वेश्चंस होगा, 10 क्वेश्चंस। कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चंस को 1.5 घंटा से पहले ख़त्म करने का। समझ गए ना? तो आज क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से हम लोग लाए हैं, तो 2017, 2018, 2019, हाँ 2018 तक, यानी कि 17 और 18 का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं। समझ गए ना? और हाँ, कुछ क्वेश्चन 19 का भी है। तो 2023 का तो अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि पहले प्रीवियस ईयर को अच्छे से समझो, और जैसे ही प्रीवियस ईयर को ठीक से समझ लोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू डिकोड योर 2023 एग्ज़ाम पेपर ऑल्सो। समझ गए ना? इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट कोमल को बुलाएंगे। कोमल कम हियर, एंड नीतीश यू शुड कम हियर। आ जाओ यहाँ पे। 2017 एथिक्स पेपर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और मैं यूट्यूब पे नीचे सब टाइटल में डाल दूंगा। लो,
सभी को मिल गया क्वेश्चंस? जितने भी बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हो सभी को मिल गया ना क्वेश्चंस? हैव यू गॉट द क्वेश्चन? कोमल समझ में आ गया ना क्वेश्चन? इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो नीतीश इस क्वेश्चन को समझाओ और उसके बाद सजेशन दोनों से लेंगे हम। क्वेश्चन इज वेरी इजी। बोलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस यस, बोल गया। थैंक यू सर। सही जगह पे रख लो उसको। First, I read the question. Young people with ethical conduct are not willing to come forward to join active politics. Suggest steps to motivate them to come forward. If I view this question, then we can divide this question in two parts. First line says young people with ethical conduct are not willing to come forward to join active politics. इसका मीन्स है कि यंग पीपल, यूथ, जो भी हमारे यूथ है, उनके पास एथिकल मतलब यूथ तो है हमारे कंट्री में बहुत सारे, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मतलब नहीं है। और यूथ है एथिकल कंडक्ट के साथ एक्टिव पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा नहीं करते या उसमें प्रेजेंट नहीं है। और इसी का दूसरा पार्ट कहता है कि ये से कुछ स्टेप्स बताइए जिससे कि उनको मोटिवेट किया जाए कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो और अपना योगदान दे। क्वेश्चन का मतलब यही है। वेरी गुड। तो ये सर दो आंसर यहाँ से क्यों नहीं आते? तो जैसे कि तुमने कहा कि क्वेश्चन को दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। जी सर। तो पहले ये रीजन बताओ कि यंग पीपल क्यों नहीं आना चाहते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में। गो अहेड। जी सर। फर्स्ट, अगर हम पॉलिटिक्स में देखना चाहे तो जो भी कंसिक्वेंस, जो भी सिचुएशन रहा है, जो भी चल रहा है हमारी कंट्री में, जो इस वजह से मतलब ये भी सिचुएशन है, उस वजह से मतलब यूथ जो है, क्या बोलते हैं उसको, यूथ एट्रैक्शन ही यूथ का नहीं हो पा रहा है एक्टिव पॉलिटिक्स में, क्योंकि लॉट्स ऑफ करप्शन और अदर थिंग्स जो है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फेवरेटिज्म, करप्शन, नेपोटिज्म, इस वजह से कम पीपल ही जो राजनीति पॉलिटिक्स में अपने आप को डोमिनेट करके चल रहे हैं, जिसके वजह से नए लोगों को रोल नहीं मिल पाता है पॉलिटिक्स में। एक ये काउज है नई लोगों के नहीं आने का। और दूसरा कारण है कि लैक ऑफ चॉइस, लैक ऑफ career option and opportunity, lack of opportunity also. They cannot come in this sector, we can say, because in education sector we see not ये जो सब्जेक्ट है ये मतलब करेक्टली बेटर ढंग से वो किया नहीं गया है प्लेस एजुकेशन में, जिसके वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में, जो हम लोग को पता है, क्योंकि वही जो पॉलिटिशियन ही होते हैं जो कंट्री को चलाते हैं। तो लेकिन जैसे कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पे है हमारे आर्ट्स सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन 12th और 10th लेवल पे इस तरह से, लेकिन उनका प्रैक्टिकल यूज जो सिखाया जाना चाहिए वो हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उस तरह से फ्लरिश नहीं है, जिसके वजह से वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं इस चीज़ में। और भी देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दैट। थैंक यू सर। यस कोमल, इसी क्वेश्चन को डील करो। यंग पीपल क्यों नहीं आना चाहते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में? फर्स्ट ऑफ सबसे पहले तो एक सोसाइटी में ये भी है कि
जो पीपल है, जो पेरेंट्स, वो बच्चे को ज़्यादा इंकरेज करते हैं आइदर वो डॉक्टर फील्ड में जाए, इंजीनियर्स फील्ड में जाए, वो सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट हो। वो घर के जो पीपल है या जो हमारी सोसाइटी है, वो हमारे यंगर जनरेशन को इंकरेज नहीं करती है कि वो पॉलिटिक्स में जाए। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि एक तो पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म है और करप्शंस भी बहुत है, और इस वजह से भी यंगर जनरेशन हमारे जो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। और एक हमारे पॉलिटिक्स का क्या है, एक कंसंट्रेशन है थोड़े से ही ग्रुप ऑफ पीपल में। जैसे कोई एक नेता है, वो अपने बच्चे को ही प्रोवाइड करते हैं कि उनको, और जो नीचे तबके से लोग आते हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कि वो उठ के ऊपर की तरफ जाए, पॉलिटिक्स में इनकरेज हो। और जैसा कि बताया गया कि स्कूल कॉलेजेस, हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन या फिर जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मतलब लोग वहाँ बच्चे को इनकरेज नहीं किया जाता कि आप पॉलिटिक्स में भी अपनी कैरियर बना सकते हो, ये भी आपके लिए सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी है अवेयरनेस क्रिएट करने की। हमें यंग जनरेशन को अवेयर कराना होगा पॉलिटिक्स में कि आप जाओगे तो आप कर सकते हो, अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकते हो। पीपल का जो एस्पिरेशन है आप उसको फुलफिल कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ग्राउंड लेवल पे, आप ये पॉलिटिक्स में रह के ही कर सकते हो। ठीक है, तो सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले इनिशियल फेज से ही हमें बच्चे को ही पॉलिटिक्स के उसमें अंदर पॉलिटिक्स के इमोशंस फिलअप करना चाहिए, उन्हें अवेयर कराना चाहिए कि हाँ आप पॉलिटिक्स में जाओ, वहाँ जाके आपके जो भी रिक्वायरमेंट है आप पूरी आप पीपल की जो चॉइसेस है उनको आप लेके आप उनकी फुलफिल कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेज हो गया, हम कॉलेज स्कूल्स में अवेयर, बच्चों को वहाँ से अवेयर कराना होगा। और सेकेंडली जैसे और बच्चों को पार्टिसिपेट कराने होंगे, जैसे कोई लोकल गवर्नमेंट के जैसे इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट को इनकरेज करें जो भी अबव 18+ हो गए कि बच्चों उसमें जाके पार्टिसिपेट करें ताकि वो मोटिवेट हो। अगर हम उससे बच्चे को एक हम उनके इमोशंस के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पे पीपल बहुत ही गरीब हो, जैसे स्लम एरियाज़ में ले गए, तो कुछ बच्चे होते हैं ना कि देख के इमोशंस, हाँ मुझे इस करना है, ताकि ये इसके प्रति कि हो कि हाँ मैं पॉलिटिक्स में जाए, इनके लिए कुछ अच्छे काम कर सके। तो ये स्टेप है मेरी तरफ से जो बच्चों को, यंग जनरेशन को मोटिवेट करे ताकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्वाइन होने के लिए इनकरेज हो। ओके, फिर हाँ, फर्दर मेजर्स। थैंक यू सर। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड स्टेप, हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स और यंगर जनरेशन टू कम इन एक्टिव पॉलिटिक्स। तो देयर आर सेवरल मेजर्स वी कैन से कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में ये सारा चीज़ अवेलेबल नहीं है। हमारे कंट्री में बहुत सारा चीज़ है। हमारे कंट्री में यूनिवर्सिटी है, JNU टाइप का यूनिवर्सिटी है, BHU है, जो ये सारे चीज़ को फ्लरिश करता है और बेटर ढंग से दिखाता है। और वहाँ के बहुत सारे यंगस्टर जो वहाँ से पढ़े हैं, तो वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट से कन्हैया कुमार जी JNU से हैं, तो पॉलिटिक्स में है, वहीं के प्रोडक्ट है तो पॉलिटिक्स में है। तो इस तरह का इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी हमारे कंट्री में और ज़्यादा फ्लरिश होना चाहिए, और इस तरह का इन्वायरमेंट हर एक यूनिवर्सिटी में, जो UGC का, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना भी यूनिवर्सिटी है, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। इस तरह के सब्जेक्ट को और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, जिसकी वजह से वो इस चीज़ में आए, क्योंकि हमारे यंगर पीपल के पास एथिकल, गुड और बैड के बीच में तुलना करने का ये कि वैल्यूज़ है एथिकल कंडक्ट के साथ, लेकिन वो सही गलत जानने के बावजूद भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते। उसका मेजर रीज़न तो बता चुके हैं। दूसरा मेरी तरफ से स्टेप्स है कि हमारे कंट्री में ये भी प्रावधान है कि शैडो कैबिनेट, जो हमारे यूथ पार्लियामेंट, जो जैसे कि मैं अपने यूनिवर्सिटी से BHU से आता हूँ, तो वहाँ पे यूथ पार्लियामेंट का इन्वायरमेंट है। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रुप बना के और ये आने वाले मुद्दे जो भी प्रेजेंट में चल रहे हैं उस पर डिस्कस करते हैं, उस पर उन लोगों का क्या तथ्य रहता है वो रखते हैं सामने, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जिससे एक तो ब्रॉड माइंड होता है, दूसरा
डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है कि पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें जो हमारे कंट्री में मुद्दे चल रहे हैं और देश दुनिया में जो मुद्दे चल रहे हैं वो भी बढ़े। और अगर मेजर देखना चाहे तो फर्स्ट मेरे कलीग ने बताया कि एजुकेशन में रोल स्टूडेंट का होना चाहिए, जो सबसे आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड जो हमारे, अगर हम इस तरह की इसको जोड़े तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी जोड़ सकते हैं 2020 के, जिसमें हमारे चिल्ड्रन को जो फ्यूचर है कंट्री के, अर्ली चाइल्डहुड से ही उनको ये एजुकेशन के बारे में जानकारी और अच्छे तरीके से फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसके वजह से वो अच्छे एजुकेशन ला सकते हैं और पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और अदर इस तरह के सब्जेक्ट में अपने आप को बढ़ा सकते हैं और योगदान दे सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट में। सो ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया ना क्वेश्चंस। हाँ, तो देखो किताब से नहीं ना मिला इसका आंसर, नहीं मिला कि किताब में नहीं लिखा जा सकता इसका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 2017, young people with ethical conduct are not willing to come forward to join active politics. Suggest steps to motivate them to come forward. जैसे कि नीतीश और कोमल ने कहा कि यंग पीपल आते क्यों नहीं, जबकि उसका एथिकल कंडक्ट बहुत अच्छा है, दे आर वेरी एथिकली गुड, बहुत अच्छे हैं, ऑनेस्ट पीपल है, यंग है, देश के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट भी है, अकाउंटेबल भी है, सभी गुण है, तभी तो एथिकल कंडक्ट का बात कर रहा है यहाँ पे। दे पोजेस एवरी क्वालिटी विच ए यंगस्टर शुड रिक्वायर, उसके बावजूद भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। तो सोचो कि इतना समृद्ध होने के बाद भी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे, क्योंकि जो उन लोगों का जो कैरेक्टर है और जो पॉलिटिक्स का कैरेक्टर है, दोनों में क्या है, अंतर है, कॉन्ट्रास्ट है। और जैसे कि कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है कि सोसाइटी एक तो प्रमोट नहीं कर रही है, नंबर 1। दूसरी बात है अपब्रिंगिंग, कभी भी बच्चे को ये नहीं बताया जाता है कि आपको आगे जाके पॉलिटिशियन बनना है। सी हैज़ पॉइंटेड आउट राइटली, करेक्ट। आप तो किताब में तो पढ़ते हो फ्रीडम फाइटर, मैं कभी सोचते नहीं कि फ्रीडम फाइटर भी बनना है। भगत सिंह के बारे में चर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है क्लास में, कहीं पे भी, मगर किसी को भगत सिंह नहीं बनना होता है। ये कमी है, अपब्रिंगिंग का कमी है, ठीक है। तो ये एलिमेंट भी डालना चाहिए। हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए। तो चलो, जब हिस्ट्री को ठीक से रखा गया तो कहीं ना कहीं कई बच्चे ऐसे होंगे जो मोटिवेटेड होंगे अपने फ्रीडम फाइटर्स से, और कल के दिन में जाके वो देश को नेतृत्व दे, लीडरशिप दे। बात समझ गए ना स्टूडेंट। तो बहुत सारे, एक तो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट रिस्क। यदि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप 2 दिन में ही पॉलिटिक्स में पिट जाओगे। एक बैकअप की ज़रूरत है, और पॉलिटिक्स जिस हिसाब से हो रहा है कंट्री में, ये रिक्वायर्ड सम गुड बैकअप। कैपिटलिज्म क्लास का बैकअप चाहिए आपको सिक्योरिटी प्रोविजन चाहिए। तो ये सब चीज़ लैगिंग है। जो चीज़ लैगिंग है उसी को हम ठीक कर देंगे तो यूथ तो दौड़ते हुए चले आएंगे। जैसे कि नीतीश ने कहा है यूथ पार्लियामेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूथ पार्लियामेंट। जैसे जब जूनियर साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट हो सकता है तो यूथ पार्लियामेंट का भी तो कॉन्सेप्ट है। जितना हम प्रमोट करेंगे ऐसे, तो उतने ही यंगस्टर बच्चे लोग ज्वाइन करेंगे। बात समझे ना। अवेयरनेस, देखो अवेयरनेस तो जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है तो अवेयरनेस तो क्रिएट करना ही होगा। बात समझे ना। और प्लस ये है कि जैसे कि बहुत अच्छा आंसर दिया दोनों ने, यूनिवर्सिटी सब में इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्योंकि जितने भी आज बड़े बड़े नेता तुम देख रहे हो टीवी पे, सब छात्र नेता रहे हैं, अधिकतर छात्र नेता रहे हैं। चाहे वो निर्मला सीतारामन का बात करें हम, चाहे स्वयं हम मोदी जी का बात करें, या फिर अन्य ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं हमारे कंट्री में, या फिर हम अभी के जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी का बात करें, या लालू प्रसाद जी का बात करें, ऑल आर वेरी वेरी एक्टिव ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट टाइम। जब वो विद्यार्थी जीवन जी रहे थे तो उस समय में बहुत एक्टिव थे। इसी यही कारण है कि आज बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं सभी लोग। तो विद्यार्थी को जरूर मोटिवेट करना चाहिए, वही विद्यार्थी बाद में जाके समझ लो देश को चलाएगा। और जितने अच्छे आएंगे हमारे यूथ, जितने अच्छे यूथ होंगे, यानी कि जितने यूथ जिसका एथिकल वैल्यूज़ हाई है, और वो जितने प्रवेश करेंगे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स उतना अच्छा होगा, साफ़ सुथरा होगा। यदि डायनेस्टिक पॉलिसी जो चल रहा है, डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स वो चल रहा है, यदि उसको ख़त्म नहीं किया जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है।
या कोई भी पॉलिटिक्स में बुराई चल रहा है, जब तक उसको आप ख़त्म नहीं करोगे, जब तक उसको चेंज नहीं करोगे, कब तक जातिवाद में जीना है। और एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम मेरिटोरियस है, मगर हमारा जात हमको सपोर्ट ही नहीं करता, या दूसरा जात हमको सपोर्ट ही नहीं करता, तो हम उठ नहीं पाएंगे। एक तो आपका सोशल रीजन भी है सबसे बड़ा, एक जो कहते हैं ना पावर सेंटर, कास्टिज्म इज़ अ बिगेस्ट हिंड्रेंस, रिलीजन इज़ द बिगेस्ट हिंड्रेंस। क्यों नहीं, हर कास्ट से ही, हर रिलीजन से ही एक से एक लोग हो सकते हैं, यूथ हो सकते हैं ना, क्रिश्चियनिटी से हो सकते हैं, हिंदू से हो सकते हैं, मुस्लिम से हो सकते हैं, हर जगह से ही हो सकते हैं, बट दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ बैरियर ऑन सोशल फ्रंट। तो ये सब चीज़ को दूर करना होगा हमें, और दूर करने का मतलब क्या है कि हमें कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना होगा ताकि यूथ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। वेरी गुड, आप इसे क्लैप करो दोनों के लिए, वेरी गुड। मैं फिर बुलाऊंगा, जहाँ पे बाकी बच्चे लोग अटक जाएंगे ना, तुम लोग को बुलाया जाएगा, ठीक है। हाँ, सुनील कम हियर। और रिया कम हियर। रिया, टू 2017 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए पढ़ो और समझने का प्रयास करो। समझ गए? गो अहेड। Okay, start करते हैं। Okay, question number 4. First, I will read the question. One of the test of integrity is complete refusal to be compromised. Okay, before going to question, I would like to give brief idea of integrity. Integrity means the absolute honesty. We are not going to compromise at any cost. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक टेस्ट हो सकता है, अगर किसी का इंटीग्रिटी चेक करना है तो उसका टेस्ट ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अगर वो किसी भी चीज़ मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर इंटीग्रिटी अच्छा खासा है। तो इससे, और सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू अ रियल लाइफ एग्जांपल। शुड आई गिव द आंसर? ओके, द रियल लाइफ एग्जांपल लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक मिलिट्री आर्मी इन बॉर्डर एरिया, इफ दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ एट एनी कॉस्ट, जैसे कुछ उसको ब्राइब दिया जा रहा है कि तुम अपना चैनल दो सो डैट कि हम लोग स्मगलिंग कर सकते हैं, उस तुम्हारा फैमिली को हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, अगर वो रिफ्यूज़ कर दे रहा है तो हम लोग मान सकते हैं कि अपना आर्मी का अपना सॉवरेनिटी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो उन्होंने कसम खाया था बिफोर ज्वाइनिंग, दे आर प्रूविंग। सेकेंड केस आते इंजीनियर पे, इफ इंजीनियर इज मेकिंग बिल्डिंग द ब्रिज, अगर उनको ब्राइब मिल रहा है कि तुम कम मटेरियल, खराब मटेरियल यूज़ करो, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है, मटेरियल खराब भी यूज़ करो, तुमको भी पैसा मिलेगा, और गवर्नमेंट बार बार उस पर बना के गवर्नमेंट उस पर पोलिटिसाइज कर सकते हैं। अगर वो इंजीनियर रिफ्यूज टू टेक द ब्राइब, देन यू कैन से द इंजीनियर हैव अ गुड इंटीग्रिटी। एंड द थर्ड केस इज मेडिकल, इफ समवन इज गिविंग मनी फॉर द फीमेल इन्फेंटिसाइड और abortion, if they refuse the money, then you can say that medical practitioners have a good integrity for the country. ठीक है, लाओ माइक। रियल लाइफ एग्जांपल देना है, ठीक है, किताब का ज्ञान नहीं देना है, रियल लाइफ एग्जांपल। Okay, so first question is about how to test integrity in our real life and how do we compromise in that situation. So we can take our example, just a student. So if you are just if आप अगर आपको पढ़ना है और in a situation if आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और आप उस चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक किसी का डेथ हो गया है और उसमें आपको मतलब खुद से ईमानदार होना होगा, आपको खुद भी पढ़ाई करनी होगी और अपने फैमिली के शोक में भी आपको उनके साथ रहना होगा। तो ये चीज़ दर्शाता है कि आपको दो लाइफ जीना है, लाइक ट्विन ऑब्लिगेशन है आपका और आपको उस तरह से जीना है लाइफ। और इफ़ अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं पॉलिटिक्स का, तो नेल्सन मंडेला उन्होंने मतलब लड़ाई की थी
अपार्थाइड सिस्टम्स के लिए। उन्होंने लड़ाई की थी इस सिस्टम के लिए कि वो आज़ादी दिला सकें। अगर वो चाहते तो हम लोग के पॉलिटिक्स की तरह डिवाइड एंड रूल, जस्ट एज ब्रिटिश ने जैसे किया था कि डिवाइड एंड रूल, दो लोगों के बीच में खुद ही लड़ाई कराते हैं। तो अगर वो लोग भी, मतलब नेल्सन मंडेला भी ऐसा कर सकते थे, ब्लैक एंड वाइट के बीच में लड़ाई कराने का। बट उन्होंने अपने जो उन्होंने प्रण लिया था, जो उन्होंने ऑथ लिया था पॉलिटिक्स में ज्वाइन होने से पहले, जो उन्होंने लाइफ झेली है, वो लाइफ अब वो चाहते नहीं है कि वो दूसरे लोग भी झेलें। इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि आज ब्लैक्स भी सर उठा के जी पा रहे हैं। ओके, वेरी गुड। देखो पहले तो क्वेश्चन को समझना होगा ठीक से, ठीक है ना। तुम्हें जितना आता है उससे कोई मतलब नहीं है यूपीएससी को। तुमको मुबारक है तुमको जितना आता है। यूपीएससी क्या पूछ रहा है वो पहले समझना होता है, समझे ना। देखो क्वेश्चन समझो बच्चे लोग, तुम लोगों के पास क्वेश्चन है ना। हालांकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दे सकते हैं इसका। वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू ए रियल लाइफ एग्जाम्पल। देखो सबसे बड़ा जो टेस्ट होता है इंटीग्रिटी का, कि क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। कोई भी चीज़ को लेके यदि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए तो फिर क्या है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी तो वहीं ख़त्म हो गया। यदि आपको टेबल के नीचे पैसा दिया जा रहा है, एक आईएएस को एक आईपीएस को टेबल के नीचे पैसा दिया जा रहा है और वो पैसा स्वीकार कर ले, तो व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस, हमारा जो कर्तव्य पाथ है, हमारा जो संकल्प है, हमारा जो डेडिकेशन है, उसमें हम कोई तरह का ढील नहीं बरत सकते हैं, कोई तरह का हम नेगेटिव नहीं कर सकते। हमें वही काम करना होगा जिसके लिए हमने शपथ लिया, जिसके लिए हम इस पद पे बने हुए हैं। तो आप जिस पद में हो उस पद का गरिमा आपको रखना होगा। बीच में बहुत ही सारे ऐसे करप्शन हो सकते हैं, बहुत ही नेपोटिज्म या जितने भी गलत चीज़ है जिसके वजह से एफिशिएंसी गवर्नेंस का ख़राब होता है, वो आते हैं ब्यूरोक्रेसी सब में। बट इट इज़ योर ड्यूटी टू रिजेक्ट एवरीथिंग। और यदि आप रिजेक्ट कर पा रहे हो इस तरह का चीज़ को, तो इसका मतलब यू आर मेंटेनिंग द एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, दैट इज़ इंटीग्रिटी। तो चलो ये तो ब्यूरोक्रेसी की स्थिति में हो गया ना, क्योंकि हर समय ब्यूरोक्रेसी का ही एग्जाम्पल नहीं लेना होता है। बात समझ गए ना कि सबसे बड़ा टेस्ट क्या होगा इंटीग्रिटी का, कि आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हो, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। समझ गए ना। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू ए रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे कि सुनील ने कहा है एबॉर्शन। हाँ, एबॉर्शन भी एक बहुत ही बड़ा एथिकल इश्यूज़ है, बात समझे ना। और जानते हो कि पूरा दुनिया ही इसके ऊपर अभी डिबेट में फंसा हुआ है कि एथिकली करेक्ट है या एथिकली इनकरेक्ट है। बहुत सारे कंट्री ने अलाउ भी कर दिया है इसको, अब बहुत सारे कंट्री अलाउ नहीं करते हैं। जैसे इंडिया देखो, इंडिया में जो भी तुम्हारा रिप्रोडक्ट ये तुम मैटरनल से रिलेटेड एक्ट है, उसमें कहा गया है ना, राइट बेस्ड अप्रोच नहीं है, ये नीड बेस्ड अप्रोच है। जब ज़रूरत पड़ेगा माता को बचाने का तो माता को भी बचाएंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगा बच्चे को बचाने का तो बच्चे को भी बचाएंगे, जिस हिसाब से परिस्थिति होगा। और रिसेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया था, जान रहे हो तुम लोग, जो अभी करंट अफेयर्स में बना हुआ है। देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं किया यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज़ को अपहेल्ड किया, राइट टू लाइफ ऑफ दैट बॉय। मामला क्या हुआ, देखो वो भी तुम एग्जाम्पल दे सकते हो। मामला क्या हुआ था कि एक कपल जो थे, दंपति, उनका 2 बच्चा हो चुका था, ठीक है ना, 2 चिल्ड्रन था, और 3rd चिल्ड्रन से वो प्रेग्नेंट थी, बट 26 वीक हो चुका था, 26 वीक। और सुप्रीम कोर्ट के पास वो दंपति पहुंचा एबॉर्शन करवाने के लिए, ठीक है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। तो फिर बेंच बैठा वहाँ पे, और बेंच ने क्या फैसला दिया कि नो, यू कांट डू दिस थिंग्स, अब एबॉर्शन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो बच्चे का जो जेस्टेशन पीरियड है वो 26 वीक हो चुका है। जब 26 वीक हो चुका है तो उसके अंदर जो फ्यूटस का जो डेवलपमेंट होता है वो सब हो चुका है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, आँख का, ब्रेन का, सभी चीज़ हो चुका है। तो यदि अभी एबॉर्शन कर दिया जाए तो यू आर एक्चुअली किलिंग ए लाइफ। तो इसलिए एज पर आर्टिकल 21 यू कैनॉट किल योर बेबी, यू कैनॉट डू एबॉर्शन। उसके लिए फिर से एम्स को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपके निगरानी में इसका बच्चा होगा। देखो, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपने इंटीग्रिटी को लेके। यस, दिस कैन बी द गुड एग्जाम्पल। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है।
नीड बेस, इट इज़ अ नीड बेस। जहाँ जहाँ जरूरत, हाँ मान लो कि केस ऐसा होता लेट्स से कि बच्चे को बचाने के चक्कर में यदि माता का जीवन यदि संकट में होता तो फिर विषय दूसरा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लेडी का क्या है, तुम्हारा जस्टिफिकेशन कि 2 बच्चा हो चुका, हम तीसरा करना नहीं चाहते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस चीज़ को बोला कि बिल्कुल होगा, क्योंकि जब फ्यूटस डेवलप्ड ही हो गया, क्योंकि यदि एबॉर्शन कर दिया जाता तो ये बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस होता। यदि एक स्पेक्ट्रम में देखा जाए, आर्टिकल 21 के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ठीक है, आर्टिकल 21 आ गया तो फ्यूटस का भी तो राइट टू लाइफ है। अब क्या भरोसा आने वाले समय में 24 वीक्स यदि क्रॉस हो जाता है तो उसके लिए भी राइट टू लाइफ वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है उसमें, और इंटरप्रिटेशन करके। बात समझ रहे हो स्टूडेंट? एक एग्जाम्पल ये हो गया, और ऐसे ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि रिया ने कहा है कि जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल देते हैं। अब स्टूडेंट को पढ़ाई करना है, ईमानदारी के साथ पढ़ना है, ठीक है, बीच में बहुत तरह का वो आता है कि जॉब आ गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, लोग खुश हैं। नो, बट व्हाट इज़ योर ड्यूटी? आपका ड्यूटी है एम को पूरा करना, जो आप सोच के पढ़ाई कर रहे हो। बीच में तो बहुत तरह का नेगेटिविटी भी आएंगे, बहुत तरह का पॉजिटिविटी भी आएंगे, सबको ठंडे बस्ते में रखना है, सबको साइड में रखना है और अपना कार्य तक पहुँचना है, कार्य करना है। तो इट इज़ अ इंटीग्रिटी ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए इंटीग्रिटी क्या हो सकता है कि सभी चीज़ सेकेंडरी और टर्सरी है, पहला चीज़ क्या है, पढ़ाई करना। इट इज़ अ इंटीग्रिटी ऑफ स्टूडेंट। इंटीग्रिटी ऑफ टीचर का काम क्या है, पढ़ाना, वो भी ईमानदारी के साथ पढ़ाना। तो इंटीग्रिटी हर जगह पे ही लागू होता है। आपके फादर का इंटीग्रिटी क्या है कि बढ़िया से सबको देखना, घर में जितने भी ट्री है ना, जितने भी हायरार्की होगा सबको देखना अच्छे से। तो इंटीग्रिटी हर जगह ही है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो चाहे वो प्राइवेट लेवल पे हो, हर जगह ही है। कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता, और स्पेशली मैं कहूँ प्रोफेशनल एथिक्स में इंटीग्रिटी का ज़्यादा रोल है। घर में तो आपका जो रिलेशन है वो इनफॉर्मल रिलेशन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, मगर आप जब सेवा में तैनात हो तो उस समय इंटीग्रिटी में कोई तरह का वो नहीं होना चाहिए, कोई तरह का लाग लपेट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू अपहोल्ड द 100% इंटीग्रिटी। समझ गए स्टूडेंट? तो रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, ठीक है, और भी ले सकते हो, जाओ तुम लोग। वेरी गुड, क्लैप फॉर देम, वेरी गुड। हाँ, आलोक एंड श्रिया, कम हियर। देखो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट शुरू हो जाएगा, समझे ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन क्या किया है, यूपीएससी खुद ही डिज़ाइन किया है कि पहले वो सिंपल दिया, अब उसके बाद वो और बेटर देगा वो, और जिसको तुम ठीक से इंटरप्रेट कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 2017 वी आर डीलिंग द थर्ड क्वेश्चन। हो गया? This is a statement which is given by Napoleon Bonaparte. Great ambition is the passion of a great character. Those endowed with it may perform very good or very bad acts. All depends on the principles which direct them. इस क्वेश्चन का मतलब है कि ग्रेट एम्बिशन जो है वो पैसन हो सकता है किसी भी एक ग्रेट कैरेक्टर का, किसी भी एक ग्रेट व्यक्ति का। वो जो है या तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या फिर बहुत बुरा कोई एक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है उनके प्रिंसिपल पे कि उनका प्रिंसिपल क्या है, उन पे ही उनका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। सो I think that all our characters tell us that which type of person we are. If our character is good, if our ambition is good, then we are doing to do great things or good things for the society or for ourselves also. और ये सारा जो है हम लोग के प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर वो बचपन से ही किसी चीज़ को लेके
फिक्स किसी चीज़ को लेके फिक्स करके रखा हुआ है कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, तो यहाँ पे उसका वो पैसन दिख रहा है और यहाँ पे उसका वो प्रिंसिपल शो कर रहा है कि हाँ उसको फ्यूचर में कुछ अच्छा काम करना है। तो ये सारा चीज़ जो है वो हमारे प्रिंसिपल पे डिपेंड करेंगे और ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप के सोसाइटी में रहते हैं, हमारा मेंटेलिटी क्या है, हमारा एजुकेशन हम लोग को क्या मिला है, ये सारे चीज़ डिपेंड करते हैं और हमारे पर्सनैलिटी से ये सारे चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस टाइप के पर्सन हम लोग हैं और हम लोग फ्यूचर में किस टाइप का काम करने वाले हैं। ये सारा चीज़ एक अच्छे पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट होता है। इफ़ अगर हम लोग अभी कुछ सही काम कर रहे हैं तो इन फ्यूचर अगर हम लोग ऐसे ही अपना काम कंटिन्यू करते रहे तो इन फ्यूचर भी अच्छा ही रिज़ल्ट होगा। बट अगर कोई बच्चा या फिर अगर कोई आदमी बचपन से ही पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा या फिर कुछ ट्रैक उसका सही ट्रैक पे नहीं चल रहा है तो मे बी उसका फ्यूचर भी उसी तरह से सही नहीं होगा। ओके, फिर हाँ, इस क्वेश्चन को ठीक से इंटरप्रेट करो। हाँ, इंटरप्रेट करो, कोई बात नहीं, हम तो सब डाटा लगा ही देंगे, क्या टेंशन। हाँ, मनुष्य का जो कैरेक्टर्स है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ चुकी है इसलिए से मनुष्य का जो कैरेक्टर है, जिस मनुष्य का कैरेक्टर अत्यधिक बलवान या अत्यधिक सुंदर होता है उसका एम्बिशन उतना ही बड़ा होता है। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। और वो जो काम करेगा वो अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा वो डिपेंड करता है वो किस तरह के सिद्धांत पे काम कर रहा है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और इसमें और भी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग एग्जाम्पल मेंशन द रूलर्स फर्स्ट हु हैव हार्म सोसाइटी एंड कंट्री एंड सेकेंड है हु वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री। इसमें बोला है स्टार्टिंग मेंशन रूलर के एग्जांपल से, तो इसमें हम जैसे बोनापार्ट ही लिखे हैं तो इनके ही इंटेंशन को हम समझते हैं। नो डाउट कि ये इनका जो इंटेंशन था वो बहुत ही बड़ा था और ये इनका कैरेक्टर जो भी रहे, कुछ लोग बैड इम्पैक्ट में ले सकते हैं, गुड ले सकते हैं, लेकिन अगर एज ए फ्रांस के पर्सन से देखें तो इनका इंटेंशन उसमें गुड था और वो बहुत बड़े रूलर थे उसके, और उनका एम्बिशन भी बहुत बड़ा था। उनका जो सिद्धांत था विस्तारवाद का, उनका प्रिंसिपल वर्क कर रहा था। और इस चीज़ का अगर फ्रांस के तौर से देखें तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होते जा रहा था एज उनके नज़र से, लेकिन एज ए होल सोसाइटी की नज़र से देखें तो उनका जो काम करने का इम्पैक्ट था वो डिस्ट्रॉय कर रहा था दूसरे को, सोवरेनिटी को। तो इससे भी हम देख सकते हैं ये हो गया इनका रूलर का और बैड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी का, किस प्रकार एक सिद्धांत जो विस्तारवाद का सिद्धांत है और जो एक गुड कैरेक्टर मैन का या बैड कैरेक्टर जो भी है उनके सिद्धांत की वजह से किस तरह से सोसाइटी को हार्म हो रहा है या कंट्री को हार्म हो रहा है, ये फर्स्ट हो गया। और गुड डेवलपमेंट एंड वर्क कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी कंट्री हैं जैसे कि आप किसका एग्जांपल दे, नेपाल का ले सकते हो। अब्राहम लिंकन का दे दो बेस्ट एग्जांपल। हाँ सर, रूलर्स में हम क्या पॉलिटिशियन को दे सकते हैं? हिटलर बिल्कुल दे सकते हो, दे सकते हैं। और तो बहुत है, तो इंडिया में बहुत है, बहुत तो आप इंडिया में दे सकते हैं। हमारे जितने भी जो पहले के प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनका जैसे जवाहरलाल नेहरू कर लेते हैं, उनका बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टर था, उनका एम्बिशन भी था, वो पूरा भी किया, देश को आज़ादी दिला। उसके बाद देश को आगे बढ़ाने का उनका अपना एम्बिशन था, उस एम्बिशन पे खड़ा रहने के लिए उन्होंने अत्यधिक काम किया, जैसे कि उन्होंने पंचवर्षीय योजना का निवारण किया और भी अनेक काम करते। इससे दिखा रहा है किस प्रकार उनका जो अपना जो था क्या कहता है गुड कैरेक्टर्स, उससे जो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस जो गुड और बैड हुआ वो किस सिद्धांत पर काम कर रहे थे, यही दर्शा रहा। और जैसे इसको आप डे यूजर लाइफ में भी जैसे ने उसरा समझा रही थी, तो आदमी का जो अपना व्यक्तित्व है वो अगर उसका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर है तो उसका एम्बिशन अपने आप सुंदर हो जाता है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। या जिस आदमी का व्यक्तित्व खराब होता जा रहा है, मतलब डिट्रॉइट है, उसका एम्बिशन भी छोटा हो या समाज के नज़र में वो छोटा होता है, यही चीज़ है। प्रिंसिपल्स आप कुछ भी ले सकते हैं। ओपन एंडेड ये बुलाएंगे तुम लोग को, पहले बाकी स्टूडेंट देखो, सुनो यहाँ पे क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन को ठीक से इंटरप्रेट करना सीखो स्टूडेंट। देखो यहाँ पे 2017 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए, ठीक है, 10 नंबर का होगा ये क्वेश्चन। ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ ए ग्रेट कैरेक्टर। बात सही है ना, ग्रेट एम्बिशन है, हमको ये करना है, ये ग्रेट कैरेक्टर का ही हो सकता है। यदि कैरेक्टर ग्रेट ना हो तो बड़ा पैशन भी नहीं हो सकता है। यू जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ मोदी जी,
मोदी जी ग्रेट कैरेक्टर ना, तभी तो ग्रेट पैशन है पीएम बनने का। तो जब तक आपके अंदर ग्रेट कैरेक्टर का पैशन नहीं होगा तब तक आपका ग्रेट एम्बिशन नहीं हो सकता है, सिंपल बात है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि चलो ग्रेट कैरेक्टर तो बोल दिए, ग्रेट एम्बिशन भी बोल दिए, ये दोनों ही काम कर सकते हैं, ये अच्छे भी काम कर सकते हैं, खराब भी काम कर सकते हैं, निर्भर करता है किस सिद्धांत से वो आगे बढ़ रहे हैं। नेपोलियन भी बहुत ग्रेट एम्बिशन, पूरा यूरोप को अपना पैर में के नीचे रखना चाह रहे थे। क्या हुआ, जैसे कि आलोक ने कहा कि वो हार्बिंगर के रूप में आए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो तुम्हारा फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से स्टार्ट हुआ, वहाँ उसके बावजूद भी तानाशाह हुए कि नहीं हुए, डिक्टेटर बने कि नहीं बने, तब फाइनली 1815 का बैटल ऑफ वाटरलू में उसको हटाया गया। तो मिला पावर आपको, मगर आपने उसका दुरुपयोग किया। आप स्पेन का पॉलिटिक्स पूरा खराब किए कि नहीं किए, वहाँ पे अपने लोग को भेज दिया आपने। तो पहले तो आपको स्वीकारा जा रहा था इसलिए कि आप हार्बिंगर हो लिबर्टी का, आप हार्बिंगर हो नेशनलिज्म का। बाद में क्या पता चला कि जिस चीज़ को हटाए हैं वही चीज़ फिर से स्थापित कर रहा है नेपोलियन। तो क्या फ़ायदा हुआ, ग्रेट पावर है, ग्रेट एम्बिशन है, मगर आपका सिद्धांत ही गलत है। यू जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ एडल्फ हिटलर, हिटलर का एग्जाम्पल लो, बेस्ट एग्जाम्पल। हिटलर ग्रेट एम्बिशन कि जर्मनी को फिर से आगे लेके जाना है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, सही बात है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हालत ख़राब हो गया था जर्मनी का, ग्रेट एम्बिशन ना, और ग्रेट कैरेक्टर ही कर सकता है ये चीज़। हिटलर अपने आप में अभी तक का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑरेटर माना जाता है, मैन ऑफ एक्शन, मगर देखो रिजल्ट देखो, इतने जीव को मरवा दिया उसने। तो सिद्धांत गलत था, रेसिज्म का सिद्धांत था। तो यदि सिद्धांत गलत है तो रिजल्ट फिर गलत होगा। डिपेंड करता है कि आपका सिद्धांत क्या है। यू जस्ट टेक द केस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी जी। गांधी जी देखो, ग्रेट कैरेक्टर, ग्रेट एम्बिशन, भारत को आज़ादी दिलाना है। एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सीडीएम सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, और उससे पहले तुम्हारा इंडिविजुअल सत्याग्रह सब भी, इरविन पैक, दुनिया भर का हिस्ट्री, सही बात है ना। ग्रेट कैरेक्टर ना, गांधी जी वॉज अ ग्रेट कैरेक्टर, ग्रेट एम्बिशन टू गेट रीड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, आप देखो क्या है उनका प्रिंसिपल, क्या है, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह। देखो जो कि अभी तक हमारे लिए एक नज़ीर है, हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो खाली ग्रेट कैरेक्टर होने से नहीं होता है, और केवल ग्रेट एम्बिशन होने से नहीं होता। आखिर ये ग्रेट कैरेक्टर और ग्रेट एम्बिशन किस पे बेस्ड है, सिद्धांत क्या है, समझे। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत आपका सही होना चाहिए। सिद्धांत आपका सही है तो आप डेवलपमेंट करोगे। दोनों मिल गया ना एग्जाम्पल, यस, ठीक है, जा सकते हो तुम लोग, वेरी गुड, क्लैप करो, वेरी गुड। हाँ चलो, ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन वी हैव डेल्ट। अब मुझे बुलाना होगा थोड़ा अच्छा स्टूडेंट को, आ जाओ किस लिए, और सृष्टि कम हियर। यस, इट रिक्वायर्स गुड इंटरप्रिटेशन, अच्छा इंटरप्रिटेशन की जरूरत है इस क्वेश्चन में, है ना। यस, यू रिक्वायर गुड इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना स्टूडेंट हम लोग, ये 4th क्वेश्चन है। और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 2017 का ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए है। लो, समझ में आया तुम लोग को? कितने स्टूडेंट को समझ में आया? बैठा हुआ स्टूडेंट सब रेज योर हैंड। सिंपल इजी। हाँ, मैं यही क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ना, यदि पहले बनाया हो तो बहुत इजी है। चलो बताओ, चलो किस लिए? With regard to modality of action, ये कब से आ गए? ये पूछ रहे हैं हम 7 का है। दूसरा ही दिए जा रहे हैं, 7 का है, ठीक ना। करो फिर से करो, देगा आंसर, कुछ नहीं, कुछ से कुछ बोल के निकल जाएगा।
हमेशा ही इस बात को कहता हूँ क्लासरूम में। यस, आज सुबह भी मैंने बोला था, यदि ठीक से हमारे बात को इंटरप्रेट करोगे तो। यहाँ पे सर इथिकल वैल्यूज़ जो मॉडर्न टाइम्स में चल रहा है उसके क्राइसिस के बारे में बताया जा रहा है, जो हम लोग का नैरो परसेप्शन है सोचने का, कि इस नैरो परसेप्शन से हमको ये लाइफ अच्छा लग रहा है। क्लैरिटी ऑफ थॉट मिसिंग। फिर से बोलो, बोलना क्या चाहते हो? 3 इडियट का मूवी देखे हो ना? हाँ। बोलो, ठीक से बोलो। हो गया, समझेगा कुछ तो लिखेगा, फिर कुछ और। कितना मजा आता है। So it's related to our war, like situation we are facing in Israel-Palestine war, these types of things. लाओ माइक लाओ, फिर हम देंगे तुमको। हाँ, पढ़ते रहो तुम बैठ के। लो, इंटरप्रिटेशन करो तो कोई बात नहीं, करो, ट्राई करो ना। आइए, एक दिन में थोड़ी बन जाओगे। सो जो क्वेश्चन है वो लाइक बोलना चाह रहा है कि अभी के टाइम में जो इथिकल वैल्यूज़ का जो कमी है वो मॉडर्न लाइफ को देखने के नज़रिया को ही चेंज कर दिया। लाइक आज के लोग मॉडर्न लाइफ को बहुत ही अलग तरह से लेते हैं, थोड़ा नैरो माइंडेड टाइप पीपल ज़्यादा है देन टाइप ऑफ एजुकेटेड पर्सन। फर्स्ट हाफ ठीक, फर्स्ट हाफ वाज करेक्ट, सेकंड हाफ गलत हो गया। कौन इंटरप्रेट कर सकता है ठीक से इसको? कोमल कर सकती हो ना अच्छे से? कैन यू एक्सप्लेन? ठीक है, बैठो, तुम यहाँ बैठो। ठीक है, उधर से आने में आसान होगा, इसलिए थोड़ा सा साइड हो जाओ। तो तुम इंटरप्रेट करो, आंसर लेंगे इन लोग से। दो उसको। The question is, the crisis of ethical values in modern times is traced to a narrow perceptions of the good life. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी मॉडर्न टाइम्स में हम देख रहे हैं एथिकल वैल्यूज़ की कमी हो रही है, और इसका जो रीज़न ये है कि पीपल का एक माइंडसेट हो गया, एक परसेप्शन क्रिएट हो गया। अगर हमारी लाइफ अच्छी है तो मतलब हम सारे एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, यू आर ठीक है, नज़दीक हो। मैं ये नहीं कहूँगा 100% सही हो। So there is a perception, if our life is good, बोलो बोलो। मेनली सर यही क्वेश्चन कह रहा है कि एथिकल वैल्यूज़ की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि पीपल का एक नैरो माइंडसेट बन गया कि अगर हमारी गुड लाइफ है तो ठीक है, लाइफ में हम एथिक्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ओके, फाइन, सही। 100% सहमत हो इस बात से? क्या तुम लोग का कोई विवाद है? हल्का थोड़ा सा सेकंड हाफ में मॉडिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, सेकंड हाफ में देयर मस्ट बी मॉडिफिकेशन। एथिकल वैल्यू भी सही होगा, गुड लाइफ यूज करना। व्हाट इज अ परसेप्शन माय डियर स्टूडेंट? परसेप्शन क्या है बताओ जरा। विचारधारा। हां, परसेप्शन लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ, यस, अवधारणा। ठीक है, अवधारण क्या कर रहे हो? एंड अवधारणा आपका जो नहीं कि रियलिटी हो, सवाल तो वही तो है। परसेप्शन Yes, sir. परसेप्शन। हाँ, सी इज करेक्ट, बट यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से इंटरप्रेट करना चाहिए था। द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, अच्छा, तो हम चाहेंगे कि कोई बोले। ठीक है कोमल, यू आर करेक्ट। ठीक है, मैं चाहूँगा कि और अच्छे से इंटरप्रेट करो। हाँ, सुनील कम हियर। देखो, जब तक क्वेश्चन ठीक से इंटरप्रेट नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आने वाला है, बात खत्म। जो अभी का प्रेजेंट सोसाइटी की बात करते हैं, जो अभी नैरो परसेप्शन बना कर रखे हैं गुड लाइफ का डेफिनेशन, मतलब गुड लाइफ के क्या गुड लाइफ है, मतलब कि नैरो परसेप्शन मतलब छोटा सोच, तो उसका रीज़न हम लोग को एथिकल वैल्यूज़ में ही आता है। अगर एथिकल वैल्यूज़ कम रहेगा तो नैरो परसेप्शन आ जाता है। एक कहना ये चाह रहा है कि ट्रेस टू नैरो परसेप्शन ऑफ गुड, जैसे कि नैरो परसेप्शन इसका फॉर एग्जांपल कि एक एजुकेटेड पीपल को पूछा जाता है, उसको न्यूक्लियर फैमिली की तरफ वो ज़्यादा मूव करना कोशिश करता है, तो उसका एक छोटा सा विचारधारा, उसके अंदर उसका विचारधारा जो भी छोटा सोच है, उस छोटा सोच का जो रीज़न है वो एक एथिकल वैल्यू ना होना ही है।
ठीक है ठीक ये भी आधा हो गया। हाँ आधा अधूरा हो गया। नहीं वही। आधा चलो जाओ बैठो। आ जा नहीं हो पाया, आप बैठो, आप बैठ सकते हो। देखो कई बार ना स्टूडेंट, कई बार एथिक्स में ऐसा होता है, तुम समझ लिया है मैं तुम बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, तुम समझ लिया है क्वेश्चन मैं तुम ठीक से बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। अब तुमको लगता है कि तुमको आता है और सच में आता है, मैं बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो बोलना भी तो आना चाहिए ना। तो फिर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे समझो 7 का है, द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स इज ट्रेस टू ए नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ। देखो क्या बोल रहा है कि अभी जो इन दिनों मॉडर्न टाइम्स में जो एथिकल वैल्यूज़ का जो कमी आया है, जो कमी हुआ है, एथिकल वैल्यूज़ का मतलब ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, इंटीग्रिटी के साथ काम करना चाहिए, नहीं, ये जो वैल्यूज़ है इसका कमी अभी मॉडर्न टाइम्स में आया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आदमी लोग को लगता है कि गुड लाइफ यही है, यानी कि गुड लाइफ, अच्छा लाइफ को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक्चुअल में होना चाहिए कि अच्छा लाइफ का मतलब गुड वैल्यूज़ होना चाहिए, अच्छा लाइफ का मतलब गुड एथिकल वैल्यूज़ होना चाहिए, मगर आदमी लोग अभी अपने हिसाब से गुड लाइफ का डेफिनेशन दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल इसने बोला, अब लोग को लग रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली ही गुड लाइफ है, लेट्स से, और न्यूक्लियर फैमिली के करने के चक्कर में बहुत सारा एथिकल वैल्यूज़ खत्म हो रहा है, तो फिर भी लोग मान रहे हैं कि चलो न्यूक्लियर फैमिली ही अच्छा है। यानी कि गुड लाइफ का डेफिनेशन के वजह से, और वो भी गुड लाइफ यूनिवर्सल नहीं है, खुद का इंटरप्रिटेशन है, खुद का अवधारणा है। कई लोगों को अवधारणा होगा ना, यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट को भी बहुत अवधारणा होगा, है ना, कई लोग बैठे हो सबको लग रहा है IAS बन ही जाओगे, ये भी अवधारणा है कि नहीं है। बनना नहीं बनना बात का विषय है, मत तुम बनोगे नहीं बनोगे वो बात का चीज़ है। जो हमारा अवधारणा है गुड लाइफ का, वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एथिकल क्राइसिस हो रहा है, और कुछ नहीं, ठीक है। और क्यों? क्योंकि आपका अवधारणा ही गलत है। जब आपका अवधारणा गलत है और उस अवधारणा मतलब आपका रियलिटी गलत है, आपका अवधारणा में आप ये बोल रहे हो, परसेप्शन में ये बोलो कि नो यही सही है, तो एथिकल वैल्यूज़ का आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ही करोगे। क्यों? क्योंकि कभी भी आप गुड लाइफ का डेफिनेशन दोगे तो परसेप्शन से काम चलने वाला नहीं है, देयर मस्ट बी रियलिटी, वहाँ रियलिटी होना होगा। यदि रियलिटी मिसिंग है तो एथिकल वैल्यूज़ खत्म हो जाएगा अपने आप, क्योंकि एथिकल वैल्यूज़ कोई सहूलियत के लिए नहीं बनाया जाता है, एथिकल वैल्यूज़ सबके लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो गुड लाइफ अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करने से नहीं चलेगा, बात समझे। और अपने वजह से इंटरप्रिटेशन करने के वजह से एथिकल वैल्यू सब खत्म हो रहा है अभी। आर गेटिंग में समझ में आ गया ना तुम लोग को? तो चलो इसको एक्सप्लेन तो कर दिए, अब बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके आसपास का एरिया बताओ, क्या रीजन है इसके, क्या रीजन है कि नैरो इंटरप्रिटेशन हो रहा है गुड लाइफ का, क्या रीजन है इसके पीछे बताओ। सो इसका रीज़न है कि लाइक पीपल मोस्ट ऑफ द जो आदमी है वो अपना लाइफ बेस्ट चाहता है, वो चाहता है कि हम बेस्ट रहे, बाकी सामने वाला कैसे भी रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वो फ़ायदे में रहना चाहिए। लाइक इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर, अभी के टाइम में किसी के लाइक ये नहीं चाहता है कि हम डॉक्टर इसलिए बने कि हम लोगों का जान बचाए, वो इसलिए बनना चाहता है कि डॉक्टर वाली फील्ड में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा करप्शन करेंगे और अपना लाइफ बेटर बनाएंगे। ये नहीं कि लाइक पेशेंट को ज़्यादा वो अपना फैसिलिटीज़ दे और अच्छे से उसका मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करे। और लाइक सेकेंडली वी टेक द एग्जांपल ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर, इसमें भी बहुत सारा लाइक वी हैव सीन एग्ज़ाम्स में भी बहुत सारी करप्शंस होते ही हैं, फिर भी लाइक जो लोग करप्टेड एग्ज़ाम दे के इंस्पेक्टर बनता है वो भी इसलिए नहीं बनता है कि वो ठीक है हम एग्ज़ाम करप्टेड ये बट अब हम ऑनेस्टी से काम करेंगे, वो अपना पैसा निकाल के और चाहता है कि हम फ़ायदे में रहे। यही रीज़न है जिसके कारण आजकल लोग अपने एथिकल वैल्यूज़ को छोड़ के अपना लाइफ कंफर्टेबल जीना चाहते हैं। इसी आंसर को तुम अपने तरीके से दो। सर जैसे हम ये सोच सकते हैं जितना भी एविल्स जो था सर सोसाइटी में, नैरो माइंडेड पीपल्स का, इसको हम सती को ले सकते हैं, डाउरी को ले सकते हैं,
इस तरीके को चीज़ के वजह से भी हमारा मॉडर्न टाइम्स का जो एथिकल वैल्यूज़ है उस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि उसको अभी तक हम लोग कैरी कर रहे हैं। भले हमारी गवर्नमेंट्स उसको इलीगल बोल दिया है, बट फिर भी प्रैक्टिसेस जो होते हैं वो होते हैं। और ब्यूरोक्रेसी जो है सबसे ज़्यादा रेट जो फाइल टू फाइल ट्रैपिंग्स होता है, क्लैरिटी नहीं हो पाता है सबका। जो मतलब कितना भी एक ह्यूमन सोच ले इंडिविजुअली कि हम अगर जाएं कहीं भी ऑफिस में तो मेरा काम हो जाएगा, बट ड्यू टू द आवर ऑफिसर्स ही लेट इन मैनी टाइम्स, सो दिस टाइप्स ऑफ नो। और अच्छा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पहले तो देखो क्वेश्चन को 2 भाग में डिवाइड करो, क्वेश्चन को 2 भाग में डिवाइड करो, समझ में आ गया। एक क्या है क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज है, एक परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ है। 2 है इसमें टॉपिक, बात समझे ना। दो अलग विषय है इसमें। अब तुमको तो कनेक्ट करना होगा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एबॉर्शन का ही कर लो ना। एबॉर्शन क्या है, एबॉर्शन करवा लेंगे गुड लाइफ, है ना। गुड लाइफ, 2 बच्चा हो गया ख़त्म, तो बोल के तो गुड लाइफ बोल के तुम एबॉर्शन कर रहा है, क्या एथिकली करेक्ट हो तुम? नहीं करेक्ट हो तुम, मत तुम गुड लाइफ तो बोले जा रहे हो। देयर इज अ क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज, क्राइसिस है वहाँ पे। डाउरी सिस्टम देखो, तुम बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कि देखो हमारा कितना गुड लाइफ सिस्टम है, हमको इतना इतना दहेज मिला है। अब तुम उसको अब परसेप्शन तुम क्रिएट कर लिया कि जितना ज़्यादा दहेज मिलेगा उतना गुड लाइफ। व्हाट अबाउट द रियल एथिकल वैल्यूज? तो ऐसे समाज के ढेर सारे इश्यूज हो सकते हैं आसपास के, जो आप इसमें लगा सकते हैं। हाँ देखो, स्टूडेंट कभी भी पढ़ो ना तो उसको, जैसे कि नीतीश ने बहुत अच्छा बोला है उस समय, अभी टाइम नहीं, तो वो कहाँ बुलाएंगे हम अभी, रुको। हाँ ये यस। फर्स्ट में इसने बहुत अच्छा बात कहा है सभी स्टूडेंट से, कोशिश करो कि क्वेश्चंस को सेपरेट करने का, सेग्रीगेट करने का। यदि क्वेश्चंस को ठीक से सेग्रीगेट कर लिए, क्योंकि एक सेंटेंस में ना कई बार 3 मीनिंग निकलता है, कई बार 2 मीनिंग निकलता है, कई बार उससे भी ज़्यादा मीनिंग निकलता है। तो आपका ब्रेन इतना तेज होना चाहिए कि हाउ मेनी पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। और जितना अलग अलग डिवाइड होगा उतना ही आपको फिर फिल्टर करना होगा, उतना ही आंसर देना होगा आपको। नहीं तो फिर एक तरफा बह जाओगे तो गलत हो जाएगा। 150 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि 1.5 पेज में आपको लिखना है, तो आप दोनों आयाम को टच करोगे तभी हो सकता है। बात समझ गए ना? इसका आंसर हो चुका है, जा सकते हो तुम लोग। वेरी गुड, क्लैप फॉर देम। कितने बच्चे लोग आए? हाँ ठीक है। देखो अब मैं नहीं बुलाता हूँ फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चे लोग क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अब जो वहाँ अच्छा आंसर देगा उसको यहाँ बुलाएंगे, ठीक है। कितना क्वेश्चन हम लोग अभी तक डील कर चुके हैं? वी हैव कवर्ड 4 क्वेश्चंस। ये 5th क्वेश्चन है। देखो, इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज: इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, and if they do not have the first, the other 2 will kill you. वॉरेन बफेट। बात समझ में आया? कितना बढ़िया कोटेशंस हैं, कितना बढ़िया लेख है ये। होप से समझ में आ गया होगा बच्चे लोग, तुम लोग को। यदि किसी भी आदमी को हायर करना है, जॉब में रखना है, जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होता है ना, किसी को भी पद देना है या कोई भी जॉब देना है तो 3 क्वालिटी हमें देखने चाहिए। We have to look 3 qualities. वो 3 क्वालिटी क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्वालिटी इंटीग्रिटी, सेकंड क्या है, कितना इंटेलिजेंस है, कितना दिमाग है उसके पास, और कितना एनर्जी है, कितना तेज़ी से काम कर सकता है वो, कितना अंदर उत्साह है उसका। और यदि मान लो कि पहला कैरेक्टर नहीं है, पहला क्वालिटीज मिसिंग है, इंटीग्रिटी मिसिंग है, और उसके पास केवल इंटेलिजेंस और एनर्जी है, तो बर्बाद कर देगा वो, डेट किल यू। If you just take the case of terrorist, you just take the case of cyber crime agent, साइबर क्राइम कर रहा है ना जो एजेंट, उसके पास इंटेलिजेंस भरा हुआ है, उसके पास एनर्जी भरा हुआ है, क्या चीज़ का कमी है? इंटीग्रिटी का कमी है। टेररिस्ट देखो, तुमसे ज़्यादा विद्वान लोग हैं टेररिस्ट लोग सब, तो फिर तो इसलिए इंटीग्रिटी होना चाहिए। इंटीग्रिटी ही एक्चुअली कंट्रोल करता है सभी चीज़ को। अब देखो डॉक्टर सब, डॉक्टर का ही बात कर रहे थे। डॉक्टर मतलब इंटेलिजेंस, डॉक्टर मतलब एनर्जी। और यदि मोरली इनकरेक्ट है वो, लेट से एथिकल
कंसर्न है, उसमें एथिकल चीज़ का मिसिंग है, एथिकल वैल्यूज़ का मिसिंग है, तो वो कुछ भी गलत काम कर सकता है जी, वो कुछ भी कर सकता है, एबॉर्शन प्रैक्टिस कर सकता है वो, बात समझ रहे हो ना। और ऐसा क्रिएचर बना सकता है कि जो कि एथिकली करेक्ट नहीं है। तो इसलिए कोई भी क्वालिटी का बात होगा तो इंटीग्रिटी फर्स्ट होगा। मैंने पहले भी अपने नॉर्मल लेक्चर में कहा है कि इंटीग्रिटी इज़ द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ ऑल द एथिकल वैल्यूज़। इंटीग्रिटी से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, इंटीग्रिटी से ही सब वैल्यूज निकलता है। स्टूडेंट होप सो आंसर दे सकते हो ना, मैंने दे ही दिया, इसको डिस्क्राइब कर ही दिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो? तो देखो टेररिस्ट वाला दे दो, साइबर क्राइम वाला दे दो, बात समझ गए ना। आर्टिफिशियल देखो बहुत चैट जीपीटी, यू जस्ट टेक द केस ऑफ चैट जीपीटी, है ना। यदि इंटीग्रिटी मिसिंग हो गया तो फिर तो पूरा मार्केट ही बर्बाद कर देगा वो। अभी देखो रिसेंट टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ, जितने भी पब्लिशर हाउस है उसने कंप्लेंट किया ना चैट जीपीटी को लेके कि हमारा काम ही बंद कर दिया इसने। क्यों? कुछ भी ऐसे बोलोगे तुमसे बढ़िया ऐसे लिख देगा चैट जीपीटी। तो इंटीग्रिटी का सवाल है। व्हाट अबाउट द कॉपी राइट्स, व्हाट अबाउट द पेटेंट राइट्स, व्हाट अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? यदि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी का ख्याल नहीं कर रहे हो तो इंटीग्रिटी गया तुम्हारा तेल लेने। बात समझ गए ना, दूसरे का रेस्पेक्ट करना होता है काम का, डेट्स कॉल्ड पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स, ये सब चीज़ को देखना। और मुद्दा देखो, मुद्दा ऐसा पूरा फ्लोइंग मुद्दा है ये। कोई भी एक मुद्दा उठाओ, 2 मुद्दा उठाओ, डाल दो उसमें, हो गया खत्म। 10 नंबर में आ जाएगा, 5 नंबर तुम लोग को बढ़िया से। देखो दूसरा देखते 4 का भी देखते हैं स्टूडेंट। हाँ एक क्वेश्चन बढ़िया है, हम पढ़ चुके हो, लेक्चर कर चुके हो। विथ रिगार्ड टू मोरालिटी ऑफ एक्शंस, one view is that means are of paramount importance and the other view is that ends justify the means. Which view do you think is more appropriate? Justify your answer. देखो टेलोलॉजिकल एंड डेंटोलॉजिकल एथिक्स पढ़ा दिए एथिक्स में, तब ना आसान लग रहा है ये। और ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो एथिक्स में नहीं पढ़ाएंगे वहाँ डायरेक्ट पूछ लेगा, तब क्या करोगे फिर? क्वेश्चन मिला है सबको? हाँ चलो, तो इस पे काम हो सकता है ना। देखो क्या क्या चीज़ को फॉलो करना चाहिए, एंड्स को फॉलो करना चाहिए कि मीन्स को? ऑलवेज फॉलो मीन्स, ठीक है ना। जितने भी विद्वान होंगे, जिसके पास इंटीग्रिटी है, वो हमेशा बात करेंगे मीन्स को फॉलो करना। अरे भाई तुम आईएएस बनोगे नहीं बनोगे वो एंड प्रोडक्ट है। मैं एक आईएएस जैसा कल्चर तो क्रिएट कर सकते हो ना। एंड रिजल्ट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि सब मीन्स आपका ठीक ही है, आपका मीन्स जस्टिसेबल होना चाहिए, मीन्स आपका सही होना चाहिए। कौन सा एथिक्स बोलते हैं इसको? हाँ नॉन कॉन्सिक्वेंशियल ड्यूटी एथिक्स, जो श्री कृष्ण ने आदेश दिया है, ठीक है, कर्म किए जाओ फल का चिंता मत करो, ठीक है ना, बिल्कुल। अब क्योंकि पहले भी रिपीटेटिव हो चुका है तो इसलिए मैं नहीं लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ इसके लिए मैं बुलाऊंगा, इसके लिए मैं बुलाऊंगा। जल्दी भेजो बच्चे लोग, जल्दी भेजो। इसके लिए हाँ नीतीश एंड कोमल कम हियर, तुम दोनों आ जाओ। हाँ हाईली इंटरप्रिटेशन चाहिए इसमें, तुम ही लोग का रिक्वायरमेंट बिल्कुल कर सकते हो। अब्राहम लिंकन का इसको देते ना जस्टिस अप्रोच। Yes, the question is what do each of the following quotation means to you in the present context? The true rule is determining to embrace or reject anything is not whether it has any evil in it, but whether it has more evil than good. There are few things wholly evil or wholly good. Almost everything, especially of government policy, is an inseparable compound of two, so that our best judgment of the preponderance between them is continually demanded by Abraham Lincoln. This is a statement quoted by Abraham Lincoln.
ये कह रहा जो ट्रू रूल वो है जो किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर दे, नॉट वेटेड इट इज़ एज एनी, बस इसलिए नहीं कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स प्रेजेंट है, बट वेदर इट हैज़ मोर एविल दैन गुड, बट इसमें गुड से ज़्यादा इसमें ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स प्रेजेंट है। देयर आर फ्यू थिंग्स होली इविल और होली गुड्स, इस लेकिन कुछ चीज़ें हैं इसमें जो पार्शियली सही भी है, पार्शियली गलत भी है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग स्पेसिफिकली, जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसी ले लेते हैं, इनसेपरेबल कंपाउंड ऑफ द टू, सो दैट आवर बेस्ट जजमेंट ऑफ बिटवीन देम इज कंटिन्यूअली डिमांडेड। तो ये कह रहा है स्पेशल इज एन इनसेपरेबल कंपाउंड ऑफ टू, जो हमारे गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है ना, तो उसमें कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, सो दैट आवर बेस्ट जजमेंट ऑफ बिटवीन preponderance between them is continually demanded, so that जो हमारा जो जजमेंट होता है वो कंटिन्यू डिमांड में रहता है। ये तो नहीं हो सकता कि कुछ भी हम करें वो परफेक्ट ही हो, उसमें कुछ ना कुछ निगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती ही है। ओके इंटरप्रिटेशन नहीं, तुम इंटरप्रिटेशन करो, हम समझाएंगे अभी। तुम बोलो बोलो इसका सेंस क्या है, सेंस पकड़ो इसको। वही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तैयार है। अब तुम्हें बुलाएंगे, ठीक है ना? She said about the question, what question tells. Now, in a policy of government and administration, in everywhere, we require these things that are said by Abraham Lincoln. This statement said directly to create difference between good and bad in a program and policy and in admission in other place also. So can I इसमें आंसर दे या क्वेश्चन समझाए? क्वेश्चन पहले समझाओ ना, क्वेश्चन समझाओगे सही तब आंसर आएगा। क्वेश्चन तो समझा दिए अच्छे से ना। नो नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं हुआ ठीक से, नो मिसिंग है, तभी तो हम तुमको बोल रहे हैं क्वेश्चन समझाओ ठीक से। तो वो वन लाइन बाय लाइन क्वेश्चन जाके इंटरप्रेट, लेकिन ये एसेंस नहीं बता पाए क्वेश्चन। ठीक है, मैं बता देता हूँ। The true rule in determining to embrace or reject anything is not whether it has any evil in it. सही रूल कंट्री को करने का या किसी भी चीज़ को करने का तरीका ये है, ये नहीं है कि रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, इम्ब्रेस और रिजेक्ट एनीथिंग, किसी चीज़ को किस बेसिस पे, नॉट वेदर इट हैज़ एनी एविल इन इट, कि उसमें पूरा बुराई है या कुछ बुराई है, इस वजह से उस पॉलिसी या उस स्टेप को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना, कम्प्लीटली बुरा बताना, ये एक तरीका नहीं है। लेकिन बट वेदर इट हैज़ मोर एविल देन गुड। समझ गए तुम भी समझ गए, वो बोल नहीं पा रहे हो तुम, और लास्ट का बिल्कुल नहीं समझे हो, लास्ट का बिल्कुल नहीं समझे हो जजमेंट के बाद। समझे क्या पूछ रहा है वो? कंटिन्यूली डिमांडेड, क्या चीज़ डिमांड कर रहा है वो? बताओ तो क्या डिमांड कर रहा है वो? यस, हर समय गुड वाला चीज़ को लेते हुए चलना, दौड़ते हुए, जबकि एविल भी यहाँ है वहाँ पे प्रेजेंट। देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन, ये 2018 का एथिक्स पेपर है ये 6, क्वेश्चन नंबर 6 का है, व्हाट डू यू ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। 6 का ए, द ट्रू रूल इन डिटरमाइनिंग टू एम्ब्रेस और रिजेक्ट एनीथिंग इज नॉट वेदर इट हैज़ एनी इविल इन इट बट वेदर इट हैज़ मोर इविल देन गुड। देखो बोला जो नियम है, जो सही नियम ये है कि कोई भी चीज़ को हमें स्वीकार करना है और कोई भी चीज़ को हमें रिजेक्ट करना है, तो पहले हमें ये समझना होगा कि क्या इसमें एविल भी है। बात समझ, इज़ नॉट वेदर इट, क्या इसके अंदर एविल है या नहीं है,
क्योंकि जानते हो कोई भी चीज़ के अंदर इविल भी होगा और तुम्हारा अच्छा चीज़ भी होगा। कोई भी चीज़, दुनिया में कोई भी चीज़ ले लो तो उसमें एक इविल भी होता है, उसमें गुड और बैड दोनों ही चीज़ होते हैं। बट वेदर इट हैज़ मोर इविल देन गुड, यदि मान लो कि उसमें बहुत गलत है, उसमें बहुत गंदा है, तो उस चीज़ को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना है। और उसमें ज़्यादा अच्छाई है तो उस चीज़ को स्वीकार करना है। तो अच्छाई केवल खाली अच्छाई नहीं होता है, कुछ गलत चीज़ भी होते हैं कोई भी विषय में। वाइस वर्सा ऑल्सो, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा, कुछ चीज़ बहुत खराब भी हो सकता है, थोड़ा सा खराब हो सकता है। कुछ केस ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा खराब है और थोड़ा सा अच्छा है। बात समझ, दोनों का मिक्स प्रोपोर्शन है। किसी का परसेंटेज तुम्हारा 80% अच्छा वाला है तो 20% खराब वाला है। बात समझ गए ना। द ट्रू रूल इन डिटरमाइनिंग टू एम्ब्रेस और रिजेक्ट एनीथिंग इज नॉट वेदर इट हैज़ एन एनी एबल इन इट। ऐसा नहीं कि खाली उसमें एविल है, मेन क्या है कि उसमें कितना एविल है। यदि ज़्यादा एविल है तो रिजेक्ट करो और ज़्यादा गुड है तो स्वीकार करो। देयर आर फ्यू थिंग्स होली इविल, ऐसे दुनिया में बहुत कम ही चीज़ है कि जो फुली तुम्हारा केवल अच्छा ही है और फुली तुम्हारा केवल खराब ही है। अन्यथा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है उसमें कुछ दोनों ही प्रेजेंट है, अलग अलग प्रोपोर्शन में। समझ गए ना। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हाँ, हर एक जगह है। इनफैक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी में भी तुमको ये दिखेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी में भी दोनों चिपका हुआ होता है, गुड चीज़ और बैड चीज़ दोनों इनसेपरेबल होता है। दोनों को हटाना बड़ा मुश्किल होता है। देखो ना, प्रधानमंत्री का कोई भी स्कीम आता है तो उसमें बैड भी है, क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। दोनों ही चीज़ है उसके अंदर। जो हमारा जो बेस्ट जजमेंट ये होगा कि कैसे दोनों चीज़ के बीच में फासला को हम दूर करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। फासला को दूर करने का मतलब क्या है कि गुड वाला चीज़ को, एलिमेंट को लेते हुए हमें चलना है और हर समय करेक्ट करते हुए चलना है, ताकि नेगेटिव वाला चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करे हमारे एक्शंस के ऊपर। ये है कहने का मतलब। बाय अब्राहम लिंकन। तो देखो, अब्राहम लिंकन ही बोल सकते हैं ये सब चीज़, क्योंकि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है ना। देखो, इनका बहुत फेमस कोटेशन है स्टूडेंट। ये कहते थे कि ऑफिस से काम नहीं चलता है, ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ता है। इनका बोला हुआ था ना ये चीज़, ऑफिस में आदेश सुनाने से नहीं चलेगा। यदि कहीं पे भी गवर्नमेंट क्राइसिस है तो वहीं पे जाकर काम करना होगा। देखो कितना हटके है ये। और यूएस के हिस्ट्री में अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा नाम है स्टूडेंट, बहुत बड़ा नाम है। अभी भी लोग बहुत ही गर्व करते हैं अब्राहम लिंकन पे। तो क्या ऐसा ही होना चाहिए कोमल? ये तो मैंने क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया है, आंसर तो आप। जैसे हम गवर्नमेंट के प्रोग्राम एंड पॉलिसी की बात करते हैं तो कोई एक जैसे कि एक एक्ट का बात करते हैं, जैसे कि NIA हो गया, NAUPA, ये गवर्नमेंट ये लॉ को लाई थी ताकि हमारे कंट्री में पीस रहे, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। लेकिन फर्दर इसका मिसयूज़ भी होता है कि गवर्नमेंट जो पीपल सस्पेक्टेड नहीं है, जो पीपल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उस पीपल को भी एक शक की तरह उसको अरेस्ट कर लेते हैं। और मेन इसमें क्या है कि ये नॉन वेलेबल है, तो इसमें पीपल का जो राइट टू लाइफ है वो खतरे में चला जाता है। तो ये एक पॉलिसी, ये गवर्नमेंट का एक्ट है जिसमें अच्छाइयाँ तो है इसमें कि ये इससे कंट्री की इंटीग्रिटी, यूनिटी, फ्रैटर्निटी अपहोल्ड रहेगी। बट एट द सेम टाइम व्हाट अबाउट द इनोसेंट पीपल जो इसमें बिना वजह फंस जाते हैं, तो ये इसकी डिमेरिट्स है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ज़्यादा पॉजिटिव है बट नेगेटिव चीज़ को साइड करके चलना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देने का प्रयास करे, जो उसमें इविल वाला चीज़ है उसको दूर करना चाह रही है। जैसे देखो सेडिशन, यस सर। तो सेडिशन अच्छा भी है, खराब भी है। खराब वाला चीज़ को थोड़ा सा उधर, NI वाला ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, समझ गए ना। जो आपका अभी का एग्जांपल आप उसमें देख के फिट कर सकते हो। और रिसेंटली सर फार्म लॉ, जो 3 फार्म लॉ आया था, उसमें तो बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे, बस निगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे। बस कुछ थे जो फार्मर्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते, वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते। फिर भी फार्मर्स के प्रोटेस्ट की वजह से उसे रिपील किया गया लेकिन अगर हम उसको एनालाइज किए 3 फार्म्स लॉ को, तो उसमें ज़्यादा हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट से मिले थे रादर देन नेगेटिव एस्पेक्ट। वेरी गुड, अप्रिशिएट, वेरी गुड। हाँ, तुम 6 का B को इंटरप्रेट करो। दूसरा क्वेश्चन भेज दो बच्चे लोग को। ये हो गया आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर। 6 का B पढ़ के सुनो, समझाओ, आंसर दो डायरेक्ट। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। उसको लगा सर उसको कुछ फर्दर ऐड कर देते, कोई नहीं। नहीं, सी हैज गिवन द आंसर। ठीक है सर, 6 का B दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6B, फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन। एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमी ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग बाय महात्मा गांधी।
सिंपल ना? Yes. First, I interpret the question. दो वैल्यूज, वो निगेटिव वैल्यू कह सकते हैं, एंगर और इंटॉलरेंस, जो जिस इंसान में रहता है वो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग आर द एनिमी ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये दुश्मन है करेक्ट सही इंटरप्रिटेशन का, सही अंडरस्टैंडिंग का, ये दोनों निगेटिव वैल्यू। तो ये सही है क्योंकि एंगर और इंटॉलरेंस जिसके पास रहता है वो सामने वाले का जो भी पॉइंट हो, पॉजिटिव ही पॉइंट क्यों ना हो, बेस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन ये दोनों निगेटिव वैल्यू के वजह से वो एक्सेप्टेंस वैल्यू उसके अंदर ख़त्म हो जाता है। वो अपने आप वो सही चीज़ को सही चीज़ को सही तरीके से नहीं ले पाता, वो उसको भी निगेटिव तरीके से देखता है। वो ये वैल्यू जब उसके ऊपर हावी रहता है, एंगर और इंटॉलरेंस, तो वैसे हम देख सकते हैं नॉर्मल डे के रूप में किसी इंसान में कि अगर वो ये भी सिचुएशनल है, एंगर और इंटॉलरेंस बहुत सारे समय पे वो सही, एक इंसान सही भी रह सकता है, गलत भी रह सकता है। अगर कोई भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, अगर वो अभी उस सिचुएशन में अगर एंगर में है तो वो फिर किसी चीज़ को, सही चीज़ को भी मानने से इनकार कर देता है। जैसे कि बहुत सारे सिचुएशन को हम ले सकते हैं। ठीक है, सही बात है ना? अच्छा, ये तुम लोग फील करते हो ना स्टूडेंट, ये चीज़? हाँ, ठीक है, दोनों जाओ। वेरी गुड इंटरप्रिटेशन, वेरी गुड। देखो 6 का बी देखो, एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सही बात है। एंगर, गुस्सा, और इंटॉलरेंस मतलब हम तुम्हारा बात मानेंगे ही नहीं, तुम्हारा जो तरीका है बिल्कुल उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। यदि इस तरह का नेगेटिव वैल्यूज़ आपके अंदर है तो आप कभी भी ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़। इसलिए कहते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में टॉलरेंस होता है, और हमारे हिंदुइज्म में भी टॉलरेंस है। गुस्सा नहीं होना चाहिए। एक दिन बताए थे ना, कभी गुस्सा से खाना नहीं खाना चाहिए। समझ गया ना? हाँ, 20 बन जाता है। ये ऐसा नहीं बोले थे हम। तो फिर तुम्हारा जो काटने वाला जो वो है, तुम्हारा तो रोजगार हम छीन लेंगे फिर। एनीवे, देखो सही बात है कि नहीं? बहुत नेगेटिव वैल्यूज हैं। अब देखो, कभी भी गुस्से में कभी भी आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हो। सही डिसीजन लेने के लिए आपका विजडम का जरूरत है। आज जैसे ही एंगर आ गया, विजडम आपका खत्म, विजडम अपने आप खत्म हो जाएगा एंगर के साथ। गुस्सा में कैसी डिसीजन सही ले सकते हो, जरा बताना। आज जब सही डिसीजन नहीं है तो कोई भी चीज़ तुम करेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो, नहीं समझ सकते हो। दूसरा क्या, इंटॉलरेंस। अब कोई भी अपना तौर तरीका बता रहा है और तुम हो कि अपना ही अलाप रहे हो, तुम अपना ही चीज़ों को सही बता रहे हो। नो, उसका भी सुनो, उसका भी बहुत वैलिड पॉइंट होगा, उसका भी चीज़ों को देखो, वो भी वैलिड पॉइंट होगा, और उस हिसाब से तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें और वृद्धि होगा, और डेमोक्रेट सिटीजन बन के निकलोगे तुम लोग। और लोकतंत्र में यही जरूरत है। समझ गए ना? ये हो गया। शिवानी एंड कवि, कम हियर। हाँ चलो, 2018 का 6 का सी पर हो। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इस पे तो हम पूरा क्लास को बुला लें इस क्वेश्चन पे। हो जाएगा ना? बोलो कभी, तुम्हारे हिसाब से क्या है ये? Sir, question number 6C. The quotations are like, falsehood takes the place of truth when it results in unblemished common goods. जब अगर
इसका इंटरप्रेट किया जाए तो देखा जाए कि अगर सत्य के जगह अगर झूठ को रख दिया जाए तो जो उसका रिजल्ट होगा वो उसका रिजल्ट कभी भी आपका गुड कॉज का नहीं हो सकता है। बिल्कुल जैसे कि आप मानिए कोई भी एक रिजल्ट लेते हैं, आप उसमें आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ पे जो प्लेस है मतलब जो इंटरप्रेट करना चाहते हो वहाँ पे आप अगर गलत चीज़ डाल दिया जाए उस ट्रूथ की जगह तो बिल्कुल आपका जो रिजल्ट होगा वो इनकरेक्ट ही आएगा। तुम लोग यदि इंटरप्रेट कर देगा तो समझ रहा है कितना बड़ा बात हो जाएगा। करो तो इंटरप्रिटेशन ठीक से। फॉल्सहुड मतलब झूठ जो है अभी सच का झूठ जो है अभी सच का जगह ले चुका है और ये अनब्लेमिस्ड कॉमन गुड का रिजल्ट। ठीक है फर्स्ट हाफ तो ठीक ही बोल रही हो। और थोड़ा चीज बताओ। अच्छा ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। अनब्लेमिस्ड का मतलब होता है नॉट डेंजर, यानी गुड। इसका मतलब अच्छा, खतरे वाला नहीं, नॉट डेंजर, यानी कि सिक्योर दूसरे भाषा में कहें तो। क्या हुआ? कौन दे सकता है आंसर इसका? हाँ लाओ ये। हाँ बोलो। जो सर रियल कॉमन गुड होता है सर, उसका रीजन अगर फॉल्स भी हो तो लोग उसको ट्रू मान देते हैं। हाँ और कौन देना चाहेगा? यू? झूठ पे जो है वो सच से ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। यू? नो यू? सर अगर कोई झूठ का कोई डिसएडवांटेज ना हो और उससे हमारा फायदा हो तो वो अच्छा होता है हमारे लिए। थोड़ा सेंस है बट नॉट एग्जैक्ट। सेंस ठीक है। हाँ बोलो। सर अगर झूठ सच का जगह ले ले तो इसका रिजल्ट कॉमन गुड पे पड़ता है। जैसे कि अच्छा चीज, जैसे ये झूठ बात है बट उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ रहा है किसी इंडिविजुअल पे, तो ये फिर से बोलो, सही इंटरप्रेट किया, फिर से बोलो। झूठ कोई बोल रहा है, ठीक है, झूठ का जगह अगर सच ले ले, लेकिन जब ये कॉमन गुड पे आता है तो ये झूठ ही अच्छा बन जाता है। अच्छे के लिए जो झूठ बोला जा रहा है वो कहना चाह रहा है। ठीक है 80% करेक्ट हो, मगर तुमने कर दिया वो चीज़ को। तुम बोलो, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन क्या होगा? सर जहाँ पे कॉमन गुड की बात है वहाँ पे झूठ भी सच बन जाता है। वेरी गुड, सो सिंपल। हाँ यदि लाओ इधर, यदि आपके झूठ के वजह से कॉमन गुड हो रहा है, लोगों का भलाई हो रहा है, तो वो झूठ भी सत्य की जगह ले सकता है। दैट इज द एसेंस ऑफ दिस सेंटेंस। 2018 में मेंस पेपर में पूछा था एथिक्स में, और पता है किन का है ये? तिरुकुरल। जानते हो तिरुकुरल कौन है? हाँ, संगम एज के बहुत बड़े पॉइंट है, सेंट है। falsehood takes the place of truth when it results in unblemished common good, यानी कि गलत चीज़ भी, झूठा चीज़ भी सत्य बन सकता है, सत्य का जगह ले सकता है, यदि उसके वजह से कॉमन गुड हो रहा हो तो, यानी कि लोगों का भलाई हो रहा हो तो। कॉमन गुड का मतलब क्या कि ढेर सारा आदमी को बेनिफिट पहुंचा, तो वो झूठ नहीं रहा, वो झूठ ने क्या किया? सत्य का स्थान ले लिया। कितना बड़ा बात है ये। भलाई होना चाहिए, बात समझे? तो बोलो अब तो आंसर दो। In present era we can say that there is lots of platform where we are doing some of the things which is like a false life, like we are showing something else to our world, but it is sometime it becomes truth because it is giving a earning, like we can say that some of the internet platform like YouTube, Instagram and other also, which is giving income to those who don't have money to eat at a time. So it can be a truth. And if we can also say that पूजा पाठ which terms like एजुकेशन पर्सन के लिए एक झूठ हो चुका है, मगर
ये एक सच है, लाइक ठीक है, तुम विवाद कर दोगे ऐसे डिसलाइक कर देंगे ऐसे में वीडियो में। सर यहाँ पे सर एक मतलब एग्जांपल दे सकते हैं डॉक्टर्स का, जैसे कि सर पेशेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, तो वहाँ पे मतलब डॉक्टर झूठा दिलासा देते हैं कि आपका पेशेंट ठीक है। अगर ऐसे ही मतलब सोचते रहेंगे मतलब अच्छा है, आप पेशेंट के लिए दुआ करते रहेंगे तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और ऐसा बहुत बार पाया गया है कि मतलब पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, जैसे कि उसका बचने का चांसेस 10% भी नहीं रहता है, लेकिन उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब ये जो झूठा कंसर्न दिया जाता है मतलब पेशेंट को कि आप ठीक हो जाएंगे, उसके से उनके अंदर होप जगता है और वही होप जाके बाद में उनको ठीक भी करता है। सर बहुत बार ऐसा पाया गया, जिसका हमारे रिलेटिव का भी सर केस हुआ था, उसमें हम लोगों ने देखा कि उनका बचने का केसेस बहुत कम था, लेकिन फैमिली वाले को दिलासा दिया गया कि नहीं आपका जो सन है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। तो उन्होंने खुद के अंदर पेशेंस रखा और ये जो आप कह सकते हैं जो झूठा दिलासा था सर, यहाँ पे जाके एक मतलब जो फॉल्स स्टेटमेंट की जगह भी मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट की जगह काम किया सर वहाँ पे जाके। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन आंसर दे सकता है? जाओ तुम लोग क्लैप करो इन दोनों के लिए, वेरी गुड। हाँ, मैं चाहूँगा कि इस पे तुम लोग दो, क्योंकि आंसर नहीं हुआ है अभी, ठीक है ना? कौन दे सकता है इस पे? आलोक कम हियर, आओ जल्दी इधर आओ। हाँ, तो कौन दे सकता है आंसर तुम लोग में? रेज योर हैंड। यस, वेरी गुड, आ जाओ बिल्कुल इधर आ जाओ, यही तो हम चाहते, इधर से। वेरी गुड, क्वेश्चन समझ गए ना? चलो लो, हम अप्रिशिएट करते हैं तुमको, ठीक से पकड़ो उसको। सबसे पहले इसका एग्जांपल देना चाहते हैं। अगर हम एरोप्लेन में बैठे रहते हैं तो सबसे पहले हमारा जो मेंबर होता है वहाँ पे, तब हमारा जहाज अगर बादल में फंस जाता है तो वहाँ का जो मेंबर होता है तो ये नहीं कहता है कि हमारा जहाज बादल में फंस गया, नहीं तो बीच में बहुत सारा रुकावट आ सकता है और हड़बड़ी हो सकता है। इसलिए हमारा मेंबर कहता है कि कृपया सीट बेल्ट बांध ले और ऊंचाई के उड़ान में और उड़ने वाले हैं, तो पैसेंजर के राहत मिलता है। इसी कारण झूठ मतलब कि हमारा एक मतलब मदद मिलता है ताकि लोगों को भी बचा रहे, इससे हड़बड़ी नहीं होता है। और दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हमारा जो मदर जो है अपने बेटे को जब वो खाना नहीं खिलाती है, रोली अपना एक गाना सुना के या रोली सुना के झूठ बोल के उसको खाना खिलाया जाता है ताकि बच्चा कमज़ोर ना हो। फिर भी ये सही है, फिर भी यूटिलिटेरियन जो अप्रोच है उसके हिसाब से जाना चाहेंगे ताकि ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को गुड पहुँचे। तुम रुला देगा ऐसे, बहुत बढ़िया, बहुत इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे धार्मिक रूप में भी हम ले सकते हैं कि अगर बहुत जैसे कि कोई बड़े नेता कुछ बात बोल रहे हैं तो वो लेमन टर्म में समझाने का प्रयास करते हैं कॉमन मासेस को, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन है तो वो अलग होता है। जैसे कि मोदी जी ने ही कल का देख लीजिए एक विगत दिनों का कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए किन्हीं को। इसके ये झूठ भी हो सकता है, मतलब एक अलग टाइम में देख सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत अलग और बहुत मतलब अच्छा होने वाला है। तो एक जैसे मेरा भी एग्जाम्पल होने वाला था माँ से ही लेके, लेकिन अच्छा बहुत अच्छा सुंदर से बोला। तो जैसे कि माँ जिस तरह से बच्चों को झूठ बोल के खिलाती है, जैसे खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, नहीं तो ये चंदा मामा तुम्हारे मामा हैं, ये जो मिथ बाद में जाके गुड रिजल्ट देता है। बस यही चीज़ जो झूठ होता है वो सच बदल देता है। और कोई बोलना चाहता है? नहीं, डोंट इसमें पॉलिटिक्स से दूर रहना है। सर मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं सर, वो जो आगे हाँ। वाले लोग के अंदर मतलब एनर्जी नहीं रहता है, फिर भी एनर्जी भर देते हैं उन लोगों के अंदर। तो उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, फिर भी उनको प्रोजेक्ट किया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ है। बिल्कुल। और वो क्या एक रिलीजन, बिल्कुल, वेरी गुड। एक रिलीजन के टर्म्स में भी हो सकता है, क्योंकि रिलीजन का जितने भी पर्सपेक्टिव, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है, उसको बनाने का रीजन कुछ और था। जैसे कि ग्रहण में खाना मत खाओ, इसका साइंटिफिक रीजन है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए बोल दिया कि अगर तुम खा लोगे तो ना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सूर्य भगवान गुस्सा हो जाएंगे, शनि चढ़ जाएंगे, ये सब चीज एक कॉमन गुड के लिए ये सब रचा गया, फॉल्सहुड रचा गया। बहुत अच्छा। देखो मुझे इससे ना हमारे जो रामायण का जो प्रसंग है हनुमान जी का, वो याद आ रहा है। ठीक है, आप कहीं का भी चीज़ कहीं जोड़ सकते हो। ठीक है, अंगद ने कहा इनसे, अंगद शायद अंगद ही थे, अंगद ने कहा हनुमान जी से कि तुम तो उड़ के जा सकते हो, तुम तो तुम कर सकते हो, तुम लंका जा सकते हो, वहाँ पे रावण से मिल सकते हो, माता जानकी से मिल सकते हो, जो पैगाम है
श्री राम का वो पहुंचा सकते हो, इट वॉज फॉल्सहुड इन वन सेंस। मैं इससे कॉन्फिडेंस आया ना, जैसे कोई भी बच्चा जब IAS का तैयारी करता है तो कहा जाता नहीं यस यू कैन डू इट, क्योंकि किसी के तकदीर में लिखा नहीं कि कोई IAS बन सकता नहीं बन सकता है। कोई है क्या ऐसा कोई जन्म से कोई IAS बनता हो, या कोई जन्म से पॉलिटिशियन बनता हो, या जन्म से कोई शिखर पे पहुंचता हो? नो, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है उसको। फॉल्सहुड यस कर सकता है, कोई बात नहीं है, 20 नंबर आया है, कल के दिन में 30 नंबर आ जाएगा, डोंट वरी, करते जाओ। और यही जो फॉल्सहुड है एक बार इतना बड़ा ट्रूथ बन जाता है कि वो बच्चा रेंज से बाहर निकल जाता है। हाँ, इंडिविजुअल तौर पे हो गया, कॉमन गुड, हाँ कॉमन गुड बिल्कुल। इंटरनेशनल पीस को लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जैसे वो बॉर्डर पे कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन हो बट वो लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग इज इन अंडर कंट्रोल। बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत। मैं दाद देता हूँ तुमको। मुझे इससे UK का वो एपिसोड याद आ गया जो उसने किया था, क्या नाम था उनका, चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने जो किया था, परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। पता है कि UK हार रहा है, हार ही गया था UK, मैं जाके रेडियो में उसने क्या बोला कि UK जीत रहा है, ठीक है, UK जीत रहा है। इससे जो मोरल जो है आर्मी का वो बढ़ गया तेजी से, लास्ट में जीत भी गया। तो कई बार फॉल्सहुड ट्रूथ, अब जीतने का मतलब क्या, कॉमन गुड, सबके लिए भलाई, तो ये बेस्ट एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे। ये भी हो सकता है जैसे बचपन में एक कोट्स था, मतलब पढ़ोगे लिखोगे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। दिस टाइप ऑफ थिंग्स डायरेक्ट पूरे होल सोसाइटी ऑफ बच्चे पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब तो 21वीं सदी के हिसाब से वो बदल गया। हाँ, पहले कहावत था ना कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ठीक है। अब ऐसा है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे बड़ा नवाब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे छोटा नवाब। ये है कहानी। इन टर्म्स में बोला जा रहा है जैसे वो बच्चा हमेशा खेलते ही रहता है। तुमको नहीं बोलना है, शांत रहो, हाँ बोलो। उस टर्म्स में बोला जा रहा है जैसे हमेशा वो खेलते ही रहता है, उसको पढ़ने का थोड़ा सा भी मन नहीं, क्योंकि सर कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर वो तो अच्छा एजुकेशन में भी बेस्ट होता है, उतना तो एवरेज रहता है। ये उस सेंस में जो बच्चा एकदम इंटरेस्टेड नहीं होता पढ़ाई लिखाई में, या उस माहौल एनवायरनमेंट उसको कभी नहीं मिला, इस सेंस सही है। मान लो कि ये केस दूसरा भी हो सकता है कि ये रॉबिन हुड का कैरेक्टर जानते हो ना तुम लोग, जो चोरी करता था, है ना, बट पब्लिक के लिए बहुत खर्च करता था। जैसे एग्जांपल अभी रिसेंट रॉबिन हुड, चलो वो पुराना कहानी है, अभी का देख लो, अफ्रीका का एक केस है जहाँ पे साइबर क्राइम करके बहुत सारा पैसा उसने कमाया था और जाके उसने पूरा दान में दे दिया, और उस लड़के को फांसी भी हो गया, कैपिटल पनिशमेंट भी हो गया, बट ही वॉज हैप्पी, वो खुश था वो। तो गलत काम तो फॉल्सहुड ही है, मैं वो ट्रूथ बन गया, ट्रूथ, और वो एक तरह से बहुत ही अच्छा बना बहुत सारे लोग के लिए, बहुत सारे लोग को बहुत फायदा हुआ उससे। आर यू गेटिंग मी? तो कई बार आपका इंटेंशन ही मायने रखता है। सिंपल कम टर्म में कहे तो इट इज़ ऑल अबाउट योर इंटेंशन, आप किस इंटेंशन से कर रहे हो। इंटेंशन आपका सही होगा और उसके वजह से कॉमन गुड हो रहा है तो वो ट्रूथ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी फॉल्सहुड। समझ गए ना, जा सकते हो, वेरी गुड, क्लैप करो दोनों के लिए। हाँ। अब लास्ट टॉपिक है अब, ठीक है, सिक्स्थ वन 2019 का। तो 19 का एक ही क्वेश्चन लेके आए हैं आज, ठीक है। कोटेशन का मतलब क्या है? एन अनएग्जामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग बाय सोक्रेट्स, यानी कि सुकरात का कहना है ये, ठीक है। मैंने सुकरात के बारे में काफ़ी कुछ तुम लोगों को बताया है अपने लेक्चर में। तो सबसे पहले तो हम इसका इंटरप्रिटेशन जानना चाहेंगे। सुनील कम हियर, यस कम हियर। श्रेया कैन यू कम हियर? पहले क्वेश्चन समझो। ठीक है, ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, जैसे अनएग्जामिन्ड लाइफ, इसको एक पार्ट में, एंड नॉट वर्थ लिविंग। जैसे कि इसमें बोला जाए अनएग्जामिन्ड लाइफ,
को जीने का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब वर्थ नहीं है, वर्थलेस है। अब यहाँ पर अनएग्जामिन को क्लैरिफाई करता है। अनएग्जामिन मतलब जिसका कोई भी क्रिस्टल क्लियर ही नहीं है, जैसे कैरेक्टर है उसके अंदर वो क्या कैरेक्टर है, अच्छा है बुरा है, कैसा किस टाइप का वैल्यू है, ओसामा बिन लादेन वाला वैल्यू है या एपीजे अब्दुल कलाम वाला वैल्यू है। तो उस वैल्यू को भी देखते हुए अगर उस टाइप का वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा अपने आप से ही, वो ये मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसका किस टाइप का कैरेक्टर है, किस टाइप का वैल्यू है, किस टाइप का माहौल में रह रहा है, किस टाइप का उसका व्यवहार है, डिसिप्लिन टुवर्ड्स द बिहेवियर टुवर्ड्स द पेरेंट टुवर्ड्स द टीचर किस टाइप का है, अगर उसको खुद ही पता ना हो तो वैसा ज़िंदगी जीने का कोई सही नहीं है, मतलब वर्थ नहीं हो, वर्थलेस लाइफ है। ठीक है, समझे सुमन? समझ में आया? तुमको ही बुलाएंगे, सब 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 आया ना बच्चा लोग? हाँ, तुम रह गए। डोंट वरी, जस्ट मिलेगा। An unexamined life is not worth living means an unexamined life is not worth living. It means कि for example if we take the case of a child, if the life of that child is not clear in like they think that they are not sure about their future, like what they have to do in future and what they have to do with their studies and the life with their life, in that way I think the life of that people is worthless, because if we don't have any goals for our future, if we don't have the idea that how we are going to survive in future, then just living the life and just living the life as a normal people without thinking about their future and goals is, I think, worth living. हाँ, तुम लोग को समझ में आ गया? बाकी बच्चे लोग को? अनएग्जामिन लाइफ, इंपॉर्टेंट वर्ड ये है यहाँ पे। क्या होता है अनएग्जामिन लाइफ का मतलब? क्या होता है अनएग्जामिन लाइफ का मतलब? अनएग्जामिन लाइफ का मतलब है कि आपके पास ना वो फैकल्टी ही नहीं है, फैकल्टी में टीचर नहीं, वो आपके पास गुण ही नहीं है, आपने उसको एसएससी नहीं किया है। इफ़ यू डोंट हैव गुड मोरल वैल्यूज, इफ़ यू डोंट हैव गुड एम्बिशन, if you don't have integrity, if you don't have vision, how your life can become a worth? आपका लाइफ कैसे वर्थ हो सकता है? आपका लाइफ कैसे एसेट हो सकता है? इसलिए आपका जो लाइफ होना चाहिए वो एग्जामिन होना चाहिए, यानी कि यू हैव टू अवेयर ऑफ योर लाइफ, समझे ना? और अवेयर ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? यू हैव टू फॉलो ऑल द वैल्यूज, इंटेलेक्ट, विजडम। सुकरात ने बोला है ना ये चीज़, यस, विजडम होना, विवेक होना, अवेयर होना अपनी सिचुएशन से। यदि आपके अंदर ये सभी चीज़ है तभी आपका जीवन सफल है, और यदि आपके अंदर नहीं है और तुम दौड़े जा रहे हो, कार्य किए जा रहे हो, तो ऐसा जीवन कोई काम का नहीं है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। समझ गए ना? तो बात तो सही है ना सुमन? बात सही है? आ जाओ, सुन यू कैन गो। ठीक है, क्लैप कर दो दोनों के लिए, वेरी गुड। हाँ, सुमन कम है। हाँ, यहाँ पे डू वांट टू कम? आ जाओ, बैठो। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि पहले बताओ कैसे, ये क्यों ऐसा बोला गया है? कितना बात सत्य है कि अनएग्जामिन लाइफ का मतलब होता है कोई काम का नहीं, आई मीन इट इज़ अ वर्थलेस। लिविंग का मतलब ये इसमें बताना पड़ा कि बिना जीवन। अच्छा, आता है तुमको समझ में? आया तुमको समझ में? यस। क्या समझ में आया क्वेश्चन? मतलब इसमें क्वेश्चन कर रहा है बिना जीव अनएग्जामिन लाइफ मतलब बिना जीवन जो है अपना इतना टाइम नहीं है बच्चे लोग। लो बोलो, आंसर दो। आ तो गए, आंसर देना ना पड़ेगा आगे, वहाँ से कमेंट करना बहुत आसान होता है, समझे?
हो गया। क्वेश्चन समझाते हैं। जाओ दोनों जाओ, तुम लोग आगे ना, वीडियो जाओ, भागो। हो गया, एक मिनट इधर इधर जाओ, क्लैप कर दो ये दोनों के लिए, जाओ। इसलिए कैमरा के सामने में ना एबिलिटी भी होना चाहिए वैसा। खाली फालतू का आके मजाक नहीं करना होता कैमरा के सामने, समझ गए ना। तो क्वेश्चन टफ है तो यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है बच्चे लोग जब हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो नहीं समझ में आया क्या तुम लोग को? तो चलो हम बुलाते हैं यहाँ पे सृष्टि कम हियर एंड किस लिए कम हियर, चलो आ जाओ। लो ये क्वेश्चन ये है, ठीक ना। सर इस कोट यही कहना चाह रहा है कि अनएग्जामिन लाइफ अगर है किसी का तो उसका कोई वैल्यू नहीं इन द टर्म ऑफ लाइफ फ्यूचर दिस सेंस। तो ये क्यों ऐसा इसलिए है सर क्योंकि किसी भी चीज़ का सर ग्रोथ के लिए किस गोल क्लियर होना चाहिए ताकि उस पर वर्क कर सके डेली लाइफ। बिकॉज सर डेली लाइफ से ही एक पूरा बिल्ड कर सकते हैं हम फ्यूचर में क्या सोचते हैं। तो इसी तरीके से सर किसी भी चीज़ को एज ए इंडिविजुअली अगर ले तो एक स्टूडेंट का ड्यूटी है कि उसका गोल डिसाइडेड होगा, आज अगर ये स्टडी करना है तो ये करना है। अगर एज ए पॉलिटिशियन है तो उसको पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट देखना होगा नेशन के लिए। कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तो उसको फोर्स पे बॉर्डर को पीस मेंटेन करना होगा। यही सब चीज़ अगर हम मेंटेन कर ले तो यही हमारे क्लियर लाइफ का एग्जाम्पल हो सकता है। बिल्कुल क्लियर विजन हो सकता है। Yes. वेरी गुड, तुम बताओ अपने हिसाब से। सो इफ़ किसी पर्सन के लाइफ में थोड़ा सा भी स्ट्रगल नहीं हुआ, वो थोड़ा सा भी इनोवेटिव नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं उसको लाइफ में करना क्या है और वो अपना लाइफ बस इजी वे में चला रहा है, जी रहा है, तो उसका उसके लाइफ का कोई मीनिंग है ही नहीं। वो बस अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, ही डजंट हैव अ गोल, फिक्स गोल, और वो अपने लाइफ में कुछ नया नहीं कर रहा है। वो जो करते आ रहा है वही करे जा रहे। इस तरह के लाइफ जीने से अच्छा है कि वो नॉन लिविंग ही हो। आई मीन वर्थ लिविंग, वर्थ लिविंग ही हो। नहीं तो कोई फायदा नहीं ऐसा लगता, ये बोलना है। चलो बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो देखो लाओ क्वेश्चन यहाँ पे, समझ गए ना, आंसर हो गया इसका। बिल्कुल दोनों ने बहुत अच्छे इंटरप्रेट किया हो। तो यस, सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन। 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है। और देखो इस तरह का व्यवस्था चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए, समझ गए ना। इससे क्या होगा कि तो सब इंडिविजुअल हो ना, और अभी जितने बच्चे लोग यहाँ पे आए हो सब कलेक्टिव आए हो। एक का आइडिया दूसरा सुनेगा, दूसरे का आइडिया फिर तीसरा सुनेगा। इससे क्या हुआ कि आप बहुत कम समय में आप सीख जाओगे कि हाउ टू हैंडल सच क्वेश्चंस, और आंसर आपके आसपास ही है। देखो कहाँ किताब पढ़ के आए थे तुम लोग, जो आया उसी के हिसाब से बता दिए। इसलिए एथिक्स पेपर बहुत ही इजी है, बस अप्रोच ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, और आसानी से नंबर आ जाएगा। किताब पढ़ते रहोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, समझ गए ना। दैट्स इट।